चाहे वो टेररिस्ट क्यों नहीं हो जाए, चाहे वो जिहादी क्यों ना हो जाए। जो भी टेररिस्ट है, जो भी जिहादी है, जो भी लिंचिंग कर रहा है, कोई भी इंसान हो, वो इंसान गलत है। अगर उसने अपना धर्म माना होता तो ये सारी चीजें नहीं किया होता। सीधा बात। हिंदुत्व, अखंड भारत, हिंदुइज्म, हिंदू राष्ट्र। So hey there, what is going on? I am Aryan Singh and welcome to my podcast #ThatFilmGuy, which is India's most creative podcast in association with UP78 Music. And ये हम लोग टेक 4 ले रहे हैं और भैया थोड़ा मतलब गुस्से में ना आ जाए, इसीलिए मैं चाहता हूँ प्लीज भैया आप अपना इंट्रो अपने स्टाइल में दीजिए, क्योंकि बहुत ही लंबी बायो है, मेरी जबान चल रही है बार बार बोलते बोलते। प्लीज भैया। तो सबसे पहले मैं ये बोलूंगा, अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि मैं उसामा जैसा दिखता हूँ, पटक पटक के मारूंगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर तुमको लगता है मैं 28 साल का हूं, 32 साल का हूं, 30 साल का हूं, तो तेल लगा के पटक पटक के मारूंगा। माई नेम इज निरित दत्ता एंड आई एम ओनली 24 years old। हाँ, सर के बाल चले गए, वो अलग बात है। आई एम अ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट, एन एनवायरमेंटल एक्सट्रीमिस्ट, अ बायोडाइवर्सिटी चेंज मेकर, अ कंजर्वेशन एजुकेटर, and I've trained around 23,000 people in the past 3 years across India, and I'm India's first conservation tech evangelist, someone who expertises in building communities and working on projects towards wildlife and environment conservation. And I conduct disruptive and unique projects across India that deals with biodiversity conservation, wildlife and environment. And I'm also host of India's first biodiversity podcast, which goes by the name of Earthflix and Chill. और इसके साथ साथ मैं और ज्यादा डिस्क्रिप्शन अपने बारे में दे सकता हूँ, लेकिन वो दूंगा तो आप शायद मेरे को जज करना स्टार्ट कर दोगे, जैसे आप अभी मेरे को जज कर रहे हो, जैसे आर्यन ने मेरे को स्टार्टिंग में जज किया था। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आर्यन, क्या क्वेश्चन है आपके दिमाग में? मेरे दिमाग में बहुत क्वेश्चन है, बट उससे पहले मेरे मन में एक डाउट है। मैं आपको भैया बुलाऊं, आपको सर बुलाऊं, आपको भाई बुलाऊं, क्या बुलाऊं? आप प्लीज मुझे बता दीजिए, पूरे पॉडकास्ट में फिर वही सीन चलेगा। यार सर मत बुलाओ यार, भैया चलेगा, क्योंकि यार भैया से वो ना अपना वाला फील आता है, अपन वाला फील आता है भैया से। तो यार जब कोई भैया बोलता है ना, तो वो थोड़ा क्लोजनेस वाला पार्ट ज्यादा बढ़ जाता है। सो आई विल ऑफ कोर्स प्रेफर भैया। अच्छा, मैंने जब पहली बार आपकी प्रोफाइल देखी थी, आपको रूबरू आपसे जब हुए थे हम, तो मुझे लगा था कि आप बिल्कुल सीरियस टाइप मतलब बातें करते होगे, आप बिल्कुल भी मतलब मजाक झेल नहीं पाते होगे आप, मतलब ऐसा कुछ तो मुझे लगा। तेरे को क्या लगता है अभी मैं मजाक करता हूँ? मैं सीरियस नहीं हो सकता क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकते आप। हाँ, जब मन करता है तब मजाक करता हूँ, जब सीरियस होता है तो फाड़ के रख देता हूँ। बिल्कुल वो इंसान पे डिपेंड करता है ना। हाँ, तो आज का पॉडकास्ट मुझे पता नहीं है कहाँ जाएगा, तो वो तुम ही लोग देख लेना। बट मेरे पास जो क्वेश्चन है वो तो मैं पूछूंगा, बट सबसे पहले उसके पहले मुझे ये पूछना है कि भैया ये बताइए आपकी, मैंने आपकी जो प्रोफाइल देखी थी उसमें आपको स्नेक से बहुत प्यार है, ऐसा मुझे लगा था। कोई एक ऐसी प्रजाति नहीं होगी जिसके साथ आपने सेल्फी ना खिंचवाई हो या फिर अपने फोटो ना खिंचवाई हो। तो क्या आपको डर नहीं लगता है कि आप जब मतलब ऐसे स्नेक्स को अपने हाथ में पकड़ते हो, या फिर मतलब तो क्या क्या मतलब बताइए प्लीज, मुझे इसके बारे में पहले कुछ बताइए। सबसे पहले बात ये है कि नॉट ओनली स्नेक्स, बहुत डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स, रेप्टाइल्स हो गए, टर्टल्स, टॉर्टॉइसेस, एशियन पाम सिवेट्स, बर्ड्स, कैट्स, डॉग्स, स्नेक्स, मॉनिटर लिजर्ड्स। स्नेक्स मेरे को ज्यादा पसंद है, इसलिए स्नेक्स से ज्यादा फोटो डालता हूँ। और जितने भी व्यूअर्स, आपको ये मत लगना कि कहीं पे भी सांप दिख जाए तो मैं सांप उठा के फोटो खींच लेता हूँ, नहीं। अगर किसी के घर में सांप घुस गया है, टू मेक श्योर कि either the snake does not bite the human or the human does not kill the snake out of fear, we have to go over there and rescue the snake. So first of all, we don't say that we are catching snakes, we say this rescuing snakes. ठीक है? और अगर कुछ मोमेंट मिल गया तो हम फोटो खिंचवा लेते हैं फॉर अ मोमेंट, टू कीप अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ कौन सा सांप हमने रेस्क्यू किया है। तो तू एक चीज बता आर्यन मेरे को, तेरे को सांप से डर लगता है? बहुत ज्यादा। तूने कभी सांप को पकड़ा नहीं है? नहीं। तेरे पास सांप नहीं है? नहीं, मुझे छिपकली से भी डर लगता है वैसे तो। नहीं, तेरे पास सांप नहीं है क्या? तेरे खुद के पास सांप नहीं है क्या? है सांप। फिर हर एक इंसान सांप के साथ खेलता है भाई, लड़का हो या लड़की, सीधा बात। बट जोक्स अपार्ट, जो स्नेक्स वाला फियर होता है ना, इंडिया में स्नेक्स के ऊपर बहुत ज्यादा फियर होता है। द रीजन बीइंग कि यार people don't have the knowledge about snakes. See, where there is knowledge there is no fear, and where there is fear there is no knowledge. ठीक है? और where there is fear there is half knowledge. ठीक है? तो सांप के लिए हम कोई खाना नहीं है यार। ये सांप है, आपका एक्स गर्लफ्रेंड या एक्स बॉयफ्रेंड थोड़ी ना कि बिन मतलब आपको आकर डस के चला जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होगा, राइट? तो
बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं कोबरा के सामने खड़ा हूँ, मैं एक रसल वाइपर के सामने खड़ा हूँ, मैं एक पाइथन के सामने खड़ा हूँ, वो मेरे पैर के बगल से ऐसे करके आराम से निकल गया, क्योंकि उन स्नेक्स के लिए हम खाना नहीं होता है। वी आर नॉट अ फूड टू देम कि वो हमें अटैक करेगा। जैसे मूवीज में दिखाया जाता है ना, मल्लिका शेरावत वो नागिन, इच्छाधारा नागिन बन के आ जाती है, वैसा जो मूवीज में दिखाया जाता है वैसा कुछ नहीं होता है। सांप आपको अटैक नहीं करता है। तो इंडिया में जितना भी स्नेक बाइट के केसेस होते हैं, 95% ऑफ दोस केसेस आर बिकॉज ऑफ ह्यूमन एरर। आप खाली पांव से आप जंगल में चल रहे हो, घास के ऊपर चल रहे हो, ठीक है, आपका घर गंदा है, उस गंदगी में चूहे आ रहे हैं, चूहे के पीछे सांप आ रहा है, फिर आप अंधेरे में कहीं पे हाथ घुसा रहे हो किसी भी छेद में, वहां पे सांप ने आपको काट लिया। तो इंडिया में जितना भी स्नेक बाइट केसेस होता है, 95% आर ड्यू टू ह्यूमन एरर्स, नॉट ड्यू टू स्नेक एरर्स। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इंडिया में मिथ होता है बहुत ज्यादा कि अगर सांप काटे तो बाबा के पास जाओ, ओझा के पास जाओ। वो बाबा ओझा कुछ नहीं आता है उनको, ठीक है, वो ठग होता है। मतलब बेसिकली आप बताओ, आपको एक सांप ने काटा, आप मेरे ऐसे बाबा के पास आए, मैंने आपको झाड़ू से थप्पड़ बजाया दो और आप बच गए, आप मरे नहीं, तो आपको क्या लगेगा, मैं भगवान हूं, राइट? मैंने आपकी जिंदगी बचाया, बट फैक्ट ये है कि वो सांप के अंदर जहर ही नहीं था, वो सांप जहरीला सांप है ही नहीं, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि जहर वाला, जैसे मेरे को एक बार नाग ने काटा था, लेकिन भगवान कसम उस नाग, वो वाला जो नाग मेरे को काटा था ना, वो ड्राई बाइट था। ड्राई बाइट का मतलब जो जहरीला सांप आपको जब काटता है ना, वो जहर नहीं घुसाता है, तो मेरे को कुछ नहीं हुआ था। अगर सांप आपको काटे तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे मिथ होता है इंडिया में, जिसके चक्कर में लोगों को डर लगता है कि सांप, सांप के सर में नागमणि है, नागमणि कुछ नहीं होता है। सांप दूध पीता है, सांप दूध नहीं पीता है। उनको नाग पंचमी के 3 महीने पहले से उनको पानी नहीं दिया जाता, इसलिए उनको अगर दूध भी दिया जाए या कोल्ड ड्रिंक भी दिया जाए, वो सांप कोल्ड ड्रिंक भी पी लेगा, दूध भी पी लेगा। तो सांप दूध नहीं पीता है, सांप को दूध हजम नहीं होता है, ठीक है। अगर सांप ने आपको काटा तो फिर अगर आप सांप को काट लोगे तो आप बच जाओगे। अगर सांप ने आपको काटा, जहां पे आपको काटा वहां पे आप इलेक्ट्रिक शॉक दे दोगे तो आप बच जाओगे। तो ऐसे बहुत सारे मिथ है जिससे लोग मरते हैं, जिससे लोगों के पास जल्दी ट्रीटमेंट नहीं आता है, टाइमली ट्रीटमेंट नहीं आता है, सांप उनको काटता है, ठीक है। वो लोग गलत ट्रीटमेंट अपनाते हैं और उनके अपने गलती से वो सांप से काट खाता है। सो बहुत सारे 95% ऑफ पीपल इन इंडिया दे आर अफ्रेड ऑफ स्नेक्स, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सांप हो जाए या शेर हो जाए, कोई भी जानवर हो जाए यार, आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि हमने ही उनका जंगल काटा है और हमने ही वहां पे अपना घर बनाया। तो जो उनका घर था वो इलीगली हमने ऑक्यूपाई कर लिया है। तो जैसे ही वाइल्ड एनिमल्स हमारे आसपास आते हैं, हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, पुलिस को बताएं और उस जानवर को मार ना डालें। इंडिया में 95% ऑफ द केसेस, I won't say 95, I say 75% of the cases, अगर कोई जानवर सिटी में चला जाता है या ह्यूमन वाले एरिया में चला जाता है ना, उनको मार दिया जाता है। 10-15 लोग डंडे से उनको मार देते हैं, वो बहुत गलत चीज है, ठीक है। हमें एक साथ कोएग्जिस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज चाहे वो सांप क्यों ना हो जाए, चाहे वो चिड़िया क्यों ना हो जाए, चाहे वो मधुमक्खी क्यों ना हो जाए, अगर वो दुनिया से खत्म हो गया तो इंसान भी खत्म हो जाएगा। हम ऐसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। कैसे? अगर खेती में सांप ही ना हो तो चूहा का संख्या बढ़ जाएगा, चूहे का संख्या बढ़ जाएगा तो खेत नष्ट हो जाएंगे, फिर हमारे पास खाना होगा खाने के लिए? नहीं होगा। नहीं। ठीक है। अगर मधुमक्खी नहीं होता तो पॉलिनेशन कौन करेगा? बिना पॉलिनेशन के हमारे पास क्रॉप्स कैसे आएंगे? फिर क्रॉप्स ग्रो करने के लिए आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करना पड़ता है, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर यूज करना पड़ता है, केमिकल्स यूज करना पड़ता है। ये मतलब फूड साइकिल ये चलती रहती है, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। कोई भी जानवर आप इकोसिस्टम से हटा दो, वो ह्यूमंस को इनडायरेक्टली इंपैक्ट करेगा। राइट। तो सांप वाला बात तो बचपन से पकड़ते आया हूं, तो यार मतलब अपना सांप नहीं, नेचर वाला सांप, अपना सांप तो बहुत ही बचपन से पकड़ते आया हूं। तो सांप वाला पार्ट है यार, नॉलेज मेरे पास था, मैंने लोगों से सीखा, तो डर वाला फैक्ट नहीं होता। तो मैं सबको यही बोलता हूँ हर टाइम कि कोई भी चीज से आपको डर लगे, भले वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, साइंस हो, अगर आपके पास उस चीज के बारे में करेक्ट नॉलेज हो तो आपका डर ऐसे ही खत्म हो जाएगा, तो चीजें आसान हो जाती हैं। राइट। अच्छा, लाइक जैसे अभी आपने बताया नाग पंचमी वाले दिन लोग सांप को जाके दूध पिलाते हैं, जैसे आपने बताया वो दूध नहीं पीते हैं। इसके साथ लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं, और एडिंग ऑन दैट रिलीजियस सेंटिमेंट्स जाए भाड़ में, मैं हिंदू होकर खुद बोल रहा हूँ, रिलीजियस सेंटिमेंट जाए भाड़ में। भले बजरंग दल मेरे को कॉल करे, कोई भी कॉल करे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। सच सच है। ये बताओ, हमारे हिंदू धर्म में एक रिवाज हुआ करता था, उसका नाम था सती, कि जैसे ही पति मर जाए बीवी को अपने आप को आग में जला देना पड़ता था। ये एक हिंदू धर्म में था। क्या ये रिवाज सही रिवाज था? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यार ये रिवाज किसने बनाया? भगवान ने थोड़ी ना बनाया यार, भगवान है वो। ये रिवाज पता नहीं किसने बनाया, लेकिन जिसने भी बनाया वो ढक्कन दे वो लोग, ठीक है, वो लोग ढक्कन दे। अब ये बताओ, तुम गौमूत्र पीते हो? नहीं पीते हो। कभी पी पाओगे? I don't think so, जब तक कुछ मतलब I don't think so। अगर मैंने तुमको अगर 5 दिन से पानी नहीं पिलाया, फिर तुमको मैंने ठंडा गौमूत्र दे दिया,
पुदीना पत्ता डाल के तुम पी लोगे तब तो मजबूरी प्यास है होगी। ना, हाँ। मजबूरी। सांप का भी सेम मजबूरी होता है नाग पंचमी के टाइम, उनको पानी नहीं दिया जाता है, और उस चक्कर में वो दूध पी लेते हैं, फिर मर जाता है या उनका तबीयत खराब हो जाता है, बिकॉज दे आर लैक्टोज इंटॉलरेंट, उनको दूध हजम नहीं होता है, दे कोल्ड ब्लडेड रेप्टाइल्स। तो यार हिंदू धर्म हो जाए या मुसलमान धर्म हो जाए या ईसाई धर्म हो जाए, कोई भी धर्म हो जाए, ऐसा कोई मतलब नहीं कि जो भी रिवाज उस धर्म में चलते आ रहा है, ऐसा कोई मतलब नहीं वो रिवाज सही रिवाज है। और बीइंग एन एजुकेटेड ह्यूमन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ चेंज बाय नॉट फॉलोइंग ऑल दोस रिवाज। मैं हिंदू धर्म में भी बोलता हूँ, मैं इस्लाम धर्म में भी बोलता हूँ, और मैं ईसाई धर्म में भी बोलता हूँ। मैं एक इंसान को उनके धर्म के अकॉर्डिंग उनको मैं डिफरेंशिएट नहीं करता, चाहे वो टेररिस्ट क्यों नहीं हो जाए, चाहे वो जिहादी क्यों ना हो जाए। जो भी टेररिस्ट है, जो भी जिहादी है, जो भी लिंचिंग कर रहा है, कोई भी इंसान हो, वो इंसान गलत है। अगर उसने अपना धर्म माना होता तो ये सारी चीजें नहीं किया होता, सीधा बात। बिल्कुल। अच्छा, तो जैसे आपका जैसे किसी सांप को या किसी रेप्टाइल को अगर आप रेस्क्यू करने जाते हैं, आपके पास कॉल आती होगी कि यहाँ पे कुछ हो गया है, आप जाते हो वहां पे, तो आप वहां के लोगों को एजुकेट कैसे करते हो कि भाई अगर सांप काटे तो डॉक्टर के पास जाओ, एक बाबा के पास मत जाओ, ऐसे मतलब, क्योंकि डिफिकल्ट हो जाता होगा आउटर एरियाज में या फिर ऐसे एजुकेट एरियाज करना में बहुत जहाँ पे। ईजी है, एजुकेट करना बहुत ईजी है। मैं कहीं पे भी रेस्क्यू करता हूँ, मैं वहां पे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन उनको देके आता हूँ, टू मेक श्योर कि अगले बार जब सांप आए या किसी को सांप ने काट लिया तो वो गलत स्टेप ना उठाए। और उनको एजुकेट करना बहुत ईजी है, बिकॉज जब आप लोगों को एजुकेट करते हो विद लॉजिक, तो वो बात को समझता है। ठीक है, अगर मैं किसी गांव में गया, पहली भी बार मैंने गांव में गया, मैंने बोला ये बाबा बाबा आपको, आप ठग है, वो आपका चूतिया काटता है, तो वो लोग मेरे को बोलते नहीं उन्होंने इतना लोगों को बचाया। तो मैं उनको बोलता हूँ कि ये सांप जहरीला था कि नहीं, जहरीला नहीं था, तो वो चुप हो जाता है। फिर मैं उनको फैक्ट समझाता हूँ। सो व्हेन यू एक्सप्लेन दिस पीपल विद लॉजिक, हाई चांसेस होता है ये लोग समझ जाते हैं। और ये लोग समझ ना, इनको मजबूरी है, बिकॉज वो डरते हैं। ठीक है, तो जब आप उनको लॉजिक के साथ समझाते हो ना, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में वो बात बैठ जाता है। भले वो उस वक्त को ना समझे, लेकिन बाद में वो उस चीज को सोचेगा और समझेगा, और फ्यूचर में कोई सांप आए तो वो करेक्ट स्टेप लेगा। भले वो सांप आ जाए या शेर आ जाए या हाथी आ जाए, कोई भी जानवर आ जाए। मतलब कोई भी जानवर हो गया, कोई भी रेप्टाइल होगा, वो अपनी तरफ से अटैक नहीं करेगा जब तक उसमें आपकी कुछ इंटरफेरेंस ना हो, नहीं, ह्यूमन ऐसा इंटरफेरेंस। नहीं है, वो सांप के बारे में बोल रहा हूँ। शेर आएगा तो शेर तो अपनी तरफ से अटैक करेगा ना। नहीं, वो शेर वाली तो बात अलग ही हो जाती है फिर। हाँ, वो तो तो है। सांप अगर आएगा तो अपने आप आपको अटैक नहीं करेगा। आपने उसके ऊपर पैर रख दिया तो यार अटैक तो करेगा। स्कूल में किसी दोस्त ने आपके सर में चाटा मार दिया तो आपके गांड नहीं लाल कर देते हम उनके, चुतर बिल्कुल लाल कर बिल्कुल। देते हम उनके, राइट? राइट। सीधा बात अच्छा है। अच्छा तो सांप क्यों अच्छा, नहीं ये करेगा भाई? हाँ हाँ, राइट। अच्छा, ये बताइए आप कॉलेज या स्कूल डेज में कैसे थे? मतलब ये जो चेंज आया है आप में इतना बड़ा, ये किस टाइम पे आया था, और मतलब क्या माइंड में स्ट्राइक किया, और जो आप इन सब चीजों में आप आए? देखो यार, माय डैड वाज अ वॉलंटियर विद वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, WWF। तो बचपन से ही टर्टल्स, टॉर्टॉइस, एशियन पाम सिवेट, बर्ड्स, कैट्स, डॉग्स, इनमें सब में मैं था। तो बचपन से ही मेरे को एक ऐसा एटमोसफियर ने, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को एक ऐसा एटमोसफियर दिया है, मेरे पेरेंट्स, कि मैं इन चीज़ों के बीच में बड़ा हुआ हूँ। तो एक दिल में था कि यार इस चीज़ में कुछ करना है, बड़ा चेंज लाना है। लेकिन यार जब आप एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली में होता तो आइदर इंजीनियरिंग करो या डॉक्टर करो। फिर मैंने इंजीनियरिंग किया, और मैं मानता हूँ कि मेरा लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था, बिकॉज इंजीनियरिंग जो चीज़ कोई और नहीं कर सकता, वो चीज़ एक इंजीनियर कर सकता है। बिकॉज Right. इंजीनियरिंग एक डिग्री नहीं होता है। इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि आप एक प्रॉब्लम का कैसे सोल्यूशन निकाल सकते हो, आप एक प्रॉब्लम का हल कैसे निकाल सकते हो, वो होता है इंजीनियरिंग। चाहे वो टेक्निकल सोल्यूशन क्यों ना हो जाए या नॉन टेक्निकल सोल्यूशन क्यों ना हो जाए। ठीक एंड है, इसी में एक तो पॉइंट प्लीज ऐड ऑन कर देता हूँ। इसमें शायद से ये भी होता है कि आपको 4 साल आपको कैसे झेलना है, आपको उस प्रेशर के साथ कैसे डील करनी है, वो भी सिखाया जाता है। एग्जैक्टली प्लीज एग्जैक्टली। कंटिन्यू सर। सो द थिंग इज, क्या स्कूल टाइम में मैं एक प्रोफेशनल क्रिकेटर था। आई यूज्ड टू प्ले फॉर माय स्टेट, अंडर 14, अंडर 16। और स्कूल में बस मैं लड़ाई करता था, लोगों को पेलता था, मारता था। ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग के नाम में कुछ नहीं था। फिर कॉलेज में आया, अच्छे सीनियर्स मिले, अच्छे टीचर्स मिले, को करिकुलर एक्टिविटीज हुआ, पॉलिटिक्स में घुस गया, स्टूडेंट बॉडी का प्रेसिडेंट बना। बहुत सारे को करिकुलर एक्टिविटीज अपार्ट फ्रॉम स्टडीज करते करते मेरा एक पर्सनैलिटी बिल्ड हुआ। बिकॉज जो आपका सेल्फ फॉर्मल एजुकेशन होता है, जो कॉलेज स्कूल में होता है, दैट इज नॉट इनफ टू गिव यू अ पर्सनैलिटी। सेल्फ एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेन ग्रोथ आता है सेल्फ एजुकेशन। अगर आप फॉर्मल एजुकेशन के ऊपर ही पूरा डिपेंडेंट कर जाओगे तो आप एक डेस्क जॉब के पीछे पूरा जिंदगी आप गवा दोगे। अगर आपको ग्रो करना है लाइफ में किसी भी फील्ड में, फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ सेल्फ एजुकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट। ठीक है, अच्छा। सो हाँ हाँ, हाँ, प्लीज प्लीज सर, प्लीज आप पहले अपना। तो बेसिकली डेवलपमेंट जो
हुआ था मेरा कॉलेज टाइम में भी हुआ था, बिकॉज दैट इज व्हेन आई रियलाइज कि यार अगर अपने पैर पे खड़ा होना है तो कुछ अलग करना है, भीड़ से अलग बनना है और मेहनत करना है। मेरे सारे दोस्त जाते थे बाहर पार्टी करने, लड़कियां घुमाने, ट्रिप लगाने, ओयो बुक करने, सब जाते थे मस्ती करते, और मैं रात भर जग जग के हॉस्टल में बिना कॉलेज जाके मैं चीज़ों को सीखता था गूगल से बैठ के। बस सीखा, इम्प्लीमेंट किया, गलतियां किया, उससे फिर से सीखा और धीरे धीरे ग्रो होता गया। मैं अभी भी मानता हूँ कि अभी मेरे को ग्रो होना बहुत बाकी है। विद एवरी पासिंग डे आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं कुछ नया सीख रहा हूँ, कुछ नया कर रहा हूँ। दैट्स हाउ आई हैव अ टेक ऑन माई लाइफ। राइट। अच्छा, जैसे आपने अभी एजुकेशन के ऊपर बात शुरू ही कर दी है, तो मेरे माइंड में सिर्फ एक क्वेश्चन था इससे रिलेटेड, मैंने लिख के भी रखा था, सोचा था बाद में पूछूंगा, बट ठीक है अभी पूछ लेता हूँ। जैसे जो अभी का एजुकेशन सिस्टम है यहाँ पे इंडिया में, यहाँ पे लोगों को सिर्फ बुकिश नॉलेज दी जाती है। मतलब उनको ये नहीं सिखाया जाता है कि जिस वे में आप बात कर रहे हो मेरे से, या फिर मैं जिस वे में मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, पब्लिक स्पीकिंग हो गई, या फिर 10-15 लोगों के सामने, 20 लोगों के सामने अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे बोलना है, वो सब चीजें बिल्कुल नहीं सिखाई जाती हैं। मतलब मेरे स्कूल में तो बिल्कुल नहीं सिखाई गई थी। इस बारे में आप प्लीज कुछ बताइए, और मतलब व्हाट आर योर व्यूज, मुझे आपके व्यूज जानने हैं इस बारे में। देखो, मैं मानता हूँ कि आपको किसी टीचर का जरूरत नहीं है, किसी स्कूल और कॉलेज का जरूरत नहीं है टू गिव यू अ ग्रोथ इन योर पर्सनालिटी एंड योर ओवरऑल स्किल्स। अगर आपको लाइफ में ग्रो होना है, एक तो आपको अपना पर्सनालिटी बिल्ड करना है, दूसरा आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड करना है, भले आप हिंदी में बात करो या इंग्लिश में। देखो यार, गुड कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये नहीं कि आप कितना अच्छा इंग्लिश के वर्ड जानते हो, हिंदी के वर्ड जानते हो। अगर आप कुछ बात कह रहे हो, सामने वाले इंसान को समझ में ना आए, तो वो बात करके फायदा नहीं है। सो इट्स कॉल्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। तो योर पर्सनालिटी, योर कम्युनिकेशन skills and your skills is something very important. You have to teach yourself skills that can give you growth in the future. You have to teach yourself skills that can pay you money in the future. ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं मानता हूँ कि देखो यार, किसी को बोलने का जरूरत नहीं है। जिस इंसान को ग्रो करना है ना, वो कैसे भी करके इंटरनेट से रिसर्च करके वो ग्रो हो जाएगा, वो कैसे भी ग्रो हो जाएगा। जिसको अपने मम्मी पापा के पैसे पे ऐश करना है, आराम की जिंदगी जीना है, वो ऐसे लाइफ लीड करेगा। और जिसको जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, अलग बनना है, उसको किसी को बोलने का जरूरत नहीं है। वो खुद देखेगा, खुद समझेगा, खुद सीखेगा, खुद रिसर्च करेगा, खुद ग्रो होगा। वो अंदर में चाह होना चाहिए, वो अंदर में एक चाह होना चाहिए कि मेरे को कुछ करना है, बड़ा करना है। अगर वो चाह रहा, तो वो इंसान कैसे भी अरे ग्रो हो जाएगा। किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, सीधा बात। राइट, वो चीज तो है। अच्छा, जब आपका नाम सामने आया तो मुझे कुछ सूत्रों से अपने पता चला है कि आपका और टिंडर का रिश्ता बहुत पुराना है। क्या मतलब इस बारे में कुछ सच्चाई है, जिसने मुझे, जो मेरे सूत्रों ने बताया है, प्लीज एक बार बता दीजिए, वो भी ये पॉडकास्ट देख ही रहे हैं। देखो, मैं सबसे पहले ये क्लियर कर दूंगा कि टिंडर ज्वाइन करने का रीजन मेरा 3 साल पहले हुआ था। वो रीजन मजबूरी नहीं थी, एक्सपेरिमेंट था। और एक चीज, जितने भी व्यूअर इस आंसर को देख रहे होंगे, मैं ये बता दूं, मैं किसी लड़कियों के दिल के साथ खेलता नहीं था। ठीक है। सो बेसिकली कॉलेज टाइम तक ना तो मैंने किसी लड़की के साथ डांस किया, ना तो किसी लड़की को मैंने किस किया, ना तो किसी लड़की को मैंने प्रपोज किया, ना तो मैं किसी रिलेशनशिप में गया। तो मेरे को तो यार कि डेटिंग होता क्या है, प्यार कैसा महसूस होता है, एक लड़की के साथ डांस करना कैसा लगता है, एक लड़की के साथ रोमांटिक बात करना कैसा लगता है। तो मैं बैंगलोर पहुंचा अपने पहले नौकरी से, तो मेरे दिमाग में यही था कि यार अगर लड़की के साथ कुछ भी करना है, इश्क लगाना है, रिलेशनशिप करना है, शादी करना है, अपने पैसे से करना है, अपने मम्मी पापा के पैसे से नहीं करना है। तो मेरे को जब पहली नौकरी मिली तो मैंने टिंडर डाउनलोड किया, काफी सारे डेटिंग करने के लिए मैं बाहर गया। आई वेंट ऑन अ लॉट ऑफ डेट्स, बहुत सारे एक्सपीरियंस मिले। लड़की को, एक औरत को जानना इज अ वेरी टफ थिंग। एक औरत को समझना और जानना इज अ वेरी टफ थिंग। ठीक है। तो वो चीज का एक्सपीरियंस गेन करना कि औरत को जानना कैसे पड़ता है, उनको समझना कैसे पड़ता है, उनके फीलिंग्स को कैसे केयर करना पड़ता है, उनके साथ कैसे रहना पड़ता है, उनका कैसे केयर लेना पड़ता है, उनको कैसे समझना पड़ता है, ये मैंने टिंडर से सीखा। ठीक है। तो उसके बाद 3-4 महीने मैंने टिंडर किया, काफी सारे डेट्स पे मैं गया। ठीक है। और उसके बाद देन आई क्विट टिंडर, क्योंकि यार मजा नहीं आ रहा था। मेरे को था कि यार कुछ क्रेडिबल चाहिए जिंदगी। बिकॉज देखो, हर एक इंसान को लाइफ में सेटलमेंट की जरूरत होता है। एवरीबडी लॉन्ग्स फॉर अ पार्टनर, अ लाइफ पार्टनर, सोलमेट। देन आई वेंट टू अ रिलेशनशिप एंड so far very fine and fantastic with my partner. अच्छा, या सूत्र ने तुमको टिंडर के बारे में बताया, लेकिन और चीजों के बारे में नहीं बताया। और मेरे को भी पता है ये सूत्र कौन है। उसको बोलना रात भर जग के कामा सूत्र देखना बंद कर दे। बिल्कुल बिल्कुल, ये जब पॉडकास्ट वो देखेगा तो सही में, मतलब ठीक है, अच्छा, अच्छी बात है, वो उसको समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग इसके ऊपर वापस आते हैं थोड़ी देर में, बट उससे पहले मुझे आपसे ये पूछना, व्हाट इज योर वर्स्ट मोमेंट इन योर लाइफ जर्नी?
सबसे सबसे ज्यादा एक्सट्रीम वर्स्ट सिचुएशन आपकी लाइफ में क्या रही है? बिकॉज जो हम लोग, यो आपको भी पता है, जो हम लोग सोशल मीडिया पे और जो पब्लिक को हम लोग दिखाते हैं वो रियलिटी नहीं होती है, वो सिर्फ 60 या 70% होता है, बट जो अंदर चल रहा होता है वो चीजें कुछ और ही होती हैं जिनको हम शेयर भी नहीं कर सकते हैं। तो व्हाट वाज योर वर्स्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ जर्नी? Probably the worst part was the best part of my life journey. जब मेरा पहला नौकरी लगा था वहाँ पे 6 महीना काम किया था. My package was 10 lakhs per annum. मतलब महीना जाते ही 70 से 90 हज़ार मेरा बैंक में आ जाता था. तो जब मैंने नौकरी छोड़ी ना, मेरे पास पैसे नहीं बचे थे, ठीक है, तो मैं वेटर का काम करना स्टार्ट कर दिया. आई ऑलमोस्ट वर्कड एज 2 months एज अ कॉर्पोरेट वेटर. वो बस कॉर्पोरेट के जो मीटिंग्स होते थे ना, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के मीटिंग होते थे उस रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पे मैं एज अ कॉर्पोरेट वेटर मैं सर्विस करता था. वीक में बस 4 ही दिन जाना पड़ता था, 6 घंटे का शिफ्ट होता था. एंड दैट इज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पैसे ही नहीं थे एकदम. वहां से 15-20 हज़ार आ जाते थे. बैंगलोर में जिस घर में रहता था उसका रेंट ही 10,000 था. तो ऐसा काफी बार हुआ है कि मेरे ही दोस्त उस रेस्टोरेंट में आए, मेरे को एज अ वेटर काम करते हुए देखा, यहाँ की वही मेरे अंडर काम किया था, मेरे ऑफिस में या मेरे साथ काम किया था, राइट. सो वो मेरा लाइफ का वर्स्ट मोमेंट भी था एंड बेस्ट मोमेंट भी था, बिकॉज मैं मानता हूँ कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है और हर एक काम का अपने एक्सपीरियंस होता है. तो वो दैट फेज वेयर आई वर्कड एज अ वेटर टू मेक श्योर कि, क्योंकि मेरे को घर वाले से पैसे नहीं लेना था और वाइल्ड लाइफ एनवायरनमेंट में पैसे भी नहीं होता है. वाइल्ड लाइफ एनवायरनमेंट में पैसे भी नहीं होता है, तो मेरे घर वाले से पैसे भी नहीं लेना था, बिकॉज ये मेरा डिसीजन था, ठीक है. तो वो मोमेंट एक वर्स्ट मोमेंट था और बेस्ट मोमेंट भी था, क्योंकि वो वाला चीज ने मेरे को एकदम स्ट्रॉन्ग कर दिया टू फेस एनी बिगर चैलेंज दैट इज लाइंग अहेड इन द फ्यूचर. तो आपको एम्बैरेसमेंट नहीं लगी लाइक वेटर की जॉब करके? मतलब इतनी बड़ी जॉब आपने छोड़ी है. और एम्बैरेसमेंट का है क्या? वो मेरा बिल भरता है क्या? वो मेरा मेडिकल बिल भरता है, मेरा खाना खिलाता है मेरे को, मेरा घर का रेंट भरता है कि नहीं भरता है ना. तो एम्बैरेसमेंट क्या किस बात? जो इंसान मेरा कोई काम का नहीं, मेरे लिए पैसे नहीं लाता है या मेरे को पैसा पे नहीं करता है, मैं क्यों एम्बैरेस फील करूं? सीधा बात. राइट. अच्छा, आपकी लाइफ में कुछ एज ए चैलेंज आया है जिसको आपने बहुत ही मतलब एज अ ग्रांटेड ले लिया और फिर वो जाके चीजें खराब हुई हो? ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है? नहीं, वैसे तो कुछ नहीं हुआ. देखो यार, पहले मैं थूक मार लूं, क्योंकि हिंदी में वो रिवाज नहीं है कि थूक मारो तो नजर नहीं लगेगा, नजर लगाने वाले की कमी नहीं है. तो बेसिकली देखो, टचवुड, जितने भी चैलेंजेस मेरे पास आए या जितने भी चैलेंजेस आज तक मैंने लिया है, आई ऑलवेज मेक श्योर कि आई हैव सक्सीडेड दैट चैलेंज एंड आई हैव नॉट ओनली सक्सीडेड दैट चैलेंज, आई हैव मेड श्योर कि आई हैव ओवर डिलीवर्ड, ठीक है. बिकॉज जब आप किसी चैलेंज को जब आप कंप्लीट करते हो, सक्सेस आपको मिलता है, उसके पीछे ना बहुत सारे फेलियर्स, छोटे छोटे फेलियर्स होते हैं. उस फेलियर से आप सीखते हो, फिर खुद को बेटर बनाते हो और आगे बढ़ते जाते हो. दैट इज हाउ यू विन एनी चैलेंज, ठीक है. तो द बिगेस्ट चैलेंज इन माई लाइफ मैं आपको बताता हूँ, जो पहला 100 ईमेल. सो आई एम प्रॉब्ली द ओनली प्रोफेशनल कंजर्वेशन स्पीकर इन इंडिया जो कि प्रोफेशनली टॉक शोज करता. तो मेरा जो टॉक शोज होता है ना, द टॉक्स अबाउट वाइल्ड लाइफ एनवायरमेंट, अ लॉट ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स, राइट, वो स्टैंड अप कॉमेडी के फॉर्म में होता है. क्योंकि बचपन में जब मेरे स्कूल कॉलेज में जितने भी वाइल्ड लाइफ एनजीओज आते थे ना, वाइल्ड लाइफ एनवायरमेंट के बारे में पढ़ाने के लिए, मैं सोता था यार. जितने भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एनजीओज के लोग आते थे, मैं सोता था, बहुत बोरिंग होता था. तो मेरे जो टॉक शोज होता है ना, 1 घंटे का होता है, बट मैं मेक श्योर करता हूँ कि मेरा ऑडियंस हंसे, रोए, रूठे, उछले और वो जगे रहे. मेरे सेशन में कोई इंसान सोता नहीं है, बिकॉज मैं स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ. जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, मैं वैसे ही बात करता हूँ, लेकिन मैं गालियां नहीं बकता, ऑफकोर्स, क्योंकि वहां पे फैकल्टीज होता है. सो मेरा जो वे ऑफ एजुकेशन है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी. मैं लोगों को एजुकेट करता हूँ, ठीक है. तो जो मैं स्टार्ट किया था, जो पहला 100 ईमेल मैंने कॉलेजेस को भेजा था ना, मैं कोई पैसे चार्ज नहीं करता था. अगर किसी और स्टेट में मैं जा रहा हूँ, आई ओनली यूज्ड टू चार्ज माय ट्रैवलिंग एक्सपेंस एंड माय लॉजिंग एक्सपेंस. लॉजिंग तो कॉलेज के पास अपने पास ही लॉजिंग हो, तो उसमें क्या ही एक्सपेंस है, ठीक है. तो जो पहला 100 ईमेल मैंने ड्रॉप किया था, 97 ऑफ दोस वर रिजेक्टेड, ओनली 3 एक्सेप्टेड. ओके. एंड इट टुक मी ऑलमोस्ट 3 years टू कम टू अ प्लेस वेयर नाउ मेरे को किसी कॉलेज को रीच आउट करने की जरूरत नहीं पड़ता है. मेरे लिंक्डइन पे, मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे फेसबुक पे, मेरे ट्विटर पे लोगों के रिक्वेस्ट आ जाते हैं कि हमारे कॉलेज में आप सेशन करा लो. वो जगह तक पहुंचने के लिए मेरे को 3 साल लगा. बिकॉज यार, एक इंसान, मैं मानता हूँ कि इंसान कितना भी पेड़ लगा दे, कितना भी बढ़िया काम क्यों ना कर ले, लेकिन उसके बिगाड़ने के लिए लोग फ्यूचर में आ जाएंगे. लेकिन वो लोग बिगाड़ने के लिए फ्यूचर में क्यों आ जाएंगे? क्योंकि वही लोगों को कभी अपने स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम में वो नॉलेज नहीं मिला, राइट. तो आप कितना भी आप फिजिकल एक्टिविटी कर लो, कितना भी आप पेड़ लगा लो, कितना भी आप प्लास्टिक कूड़े उठा लो, वो तो इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, बट वो इनफ नहीं है. एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज वेयर आई एम ट्राइंग टू पायनियर द होल इंडस्ट्री. आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ रेवोल्यूशन, दैट इज माय ड्रीम, ठीक है. बट सबसे बड़ा कॉमन मिसकंसेप्शन हमारे देश में ये है कि यार
कि अगर कोई एनवायरमेंट और वाइल्ड लाइफ की तरफ काम कर रहा है, दे आर वर्किंग टू मेक श्योर दैट दे आर सेविंग नेचर, दे आर सेविंग एनवायरमेंट, दे आर सेविंग प्लैनेट अर्थ. Planet Earth or biodiversity or nature, planet Earth does not need our help. Evolution, my friends. Planet Earth will survive. But जिस तरीके से हम इंसान ग्रो हो रहे हैं, जिस तरीके से हम इंसान चीजों को डेवलप कर रहा है, by the year 2050, the Earth won't be a habitable place for we humans. No clean air to breathe, no clean water to drink, no fertile soil to grow crops. कुछ नहीं होंगे हमारे पास. तो इंसान जिएगा कैसे? ये मैंने भी नोटिस किया था, लाइक लॉकडाउन में जब कुछ भी नहीं चल रहा था, सब कुछ बंद था, तब मौसम भी अच्छा हो रहा था और काफी मतलब सही सीन था नेचर वाइज भी. क्या सही सीन था? मतलब बढ़िया बढ़िया मौसम होता था. नहीं मतलब नहीं वो सब नहीं भैया, वो सब नहीं, आप गंदी बातें कर रहे हैं. मतलब मैं ये बता रहा था. क्या गंदी बात? लोगों को सेक्स करना है लेकिन सेक्स लेके बात नहीं करना है, यही तो बड़ी दिक्कत है हमारे देश में. लोगों को सेक्स करना है लेकिन कोई रास्ते में कॉन्डम बोल दे तो लोगों की गांड भर जाती है. कोई पीरियड्स बोल दे, लोगों की गांड भर जाती है. कोई सैनिटरी नैपकिन खुले में लेके जाए, लोगों की गांड. सेक्स तुमको करना है लेकिन सेक्स लेके बात नहीं करना है. क्यों? ये चीज मैंने नोटिस करी है. मेडिकल शॉप वाले ब्लैक पॉलिथीन में देते हैं निकाल के, और मतलब ऑकवर्ड लगता है थोड़ा सा देखने में. पता नहीं क्या दे रहे हो. कॉन्डम ही तो है यार. सेक्स करना है यार, सेक्स सबको करना है. कुत्ते भी करता है, छिपकली भी करता है, ड्रैगन फ्लाई भी करता है. हम क्यों ना करें? शर्माने वाली क्या बात है? प्रोटेक्शन यूज करो. सीधा बात. लोग लड़कियों का इज्जत करो. हाँ, लेकिन अरे जज करने दो यार. कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, सीधा बात. लेकिन मैं बोलूंगा यार, लड़कियों का इज्जत करो. क्योंकि आजकल के जो लौंडे, एक तो लड़कियों को इज्जत करना वो जानते नहीं है, और दूसरा रिलेशनशिप में जाते हैं लड़कियों को यूज करने के लिए, जो मेरे को सबसे ज्यादा गंदा लगता है. वो फिर ट्रस्ट नहीं रह पाता है उस लड़की का किसी दूसरे के ऊपर. ट्रस्ट क्या बात है यार? अगर आप एक बाहर वाली लड़की को अगर आप रेस्पेक्ट नहीं कर सकते, अपने घर वाली लड़कियों को, औरत को कैसे आप रेस्पेक्ट करोगे? अपने मम्मी को कैसे रेस्पेक्ट करोगे? अपने बहन को कैसे रेस्पेक्ट करोगे? सीधा बात है. तो जैसे कि वाइल्ड लाइफ के ऊपर जैसे बात चली रही है, तो क्या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से मतलब वाइल्ड लाइफ और जो नेचर है वो इफेक्ट करता है क्या? मतलब आपने क्या कुछ फेस किया है अपनी मतलब 4 साल के अपने करियर में? ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि हमारे देश का वाइल्ड लाइफ एनवायरनमेंट का ये हालत है. मॉलेम इन गोवा, 150 million years old forest getting cut. Dumna National Park in Madhya Pradesh. Dibang Valley in the northeast. कर्नाटका हो गया, मैसूर हो गया. बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े फॉरेस्ट है जहां पे बहुत सारे जानवर रहते हैं, उसको काट दिया जा रहा है. क्यों? माइनिंग करने के लिए, कोल के लिए, रेलवे ट्रैक के लिए. ठीक है, मैं मानता हूं डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट, बट वो डेवलपमेंट हैज टू बी सस्टेनेबल. वो डेवलपमेंट हैज टू बी सस्टेनेबल. देखो यार, चाहे वो मोदी आए या राहुल गांधी आए या कोई भी पॉलिटिशियन हमारे प्रधानमंत्री बने, मैं ऐसा इंसान हूं, मैं एक इंसान को जज करता हूं उसके काम के अनुसार. मोदी के ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जिसका मैं ब्लाइंड सपोर्टर हूं. मोदी का ऐसे बहुत सारे एक्शंस जो उन्होंने पास में लिया है, मैं उसका बहुत बड़ा सपोर्टर हूं. मैं भक्त जरूर हूं लेकिन मैं अंध भक्त नहीं हूं. मैं किसी पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पार्टी का भक्त जरूर हो सकता हूं लेकिन अंध भक्त नहीं हो सकता. मोदी के ऐसे भी बहुत सारे, मोदी के जो कैबिनेट है, हमारे जो बीजेपी का जो कैबिनेट है, सेंटर जो है, उसका बहुत सारे ऐसे डिसीजंस है. फॉर एग्जांपल EIA ड्राफ्ट जो अच्छा नहीं है, वो एनवायरमेंट वाइल्ड लाइफ के लिए अच्छा नहीं, तो मैं उसको सपोर्ट नहीं करता हूं. इसके बारे में आप प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए, इस ड्राफ्ट के बारे में. हाँ, इस ड्राफ्ट के बारे में प्लीज आप एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए. देखो, EIA ड्राफ्ट बेसिकली ये बोलता है कि यार कभी भी एक आप फॉरेस्ट, अगर आपको एक फॉरेस्ट एरिया चाहिए या वाइल्ड लाइफ का एक जोन चाहिए, आपको एक एनवायरमेंट चाहिए, एनवायरमेंटल एरिया चाहिए जहाँ पे फॉरेस्ट है, आप उसको गवर्नमेंट से परमिशन लेके काट के आप उस एरिया को क्लियर करके आप अपने एक्टिविटीज कर सकते हो. सो बेसिकली इट पुट्स एनी सेंसिटिव इकोलॉजिकल जोन्स इन अ ह्यूज थ्रेट. ठीक है, तो उसमें पब्लिक का ओपिनियन ज्यादा नहीं लिया जाता है. ऐसे भी कुछ भी बिना पब्लिक का ओपिनियन लिए कुछ भी कर देता है ये लोग. ठीक है, तो ये जो EIA का ड्राफ्ट आया था ना, ये लास्ट ईयर के जो लॉकडाउन था, जो पहला लॉकडाउन था, उसमें विदाउट पब्लिक ओपिनियन वो मार्केट में आ गया था. और अभी सुप्रीम कोर्ट ने शायद उसके ऊपर बहुत सारे लागू लगा दिया है, बहुत सारे चेंजेस करने वाले, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया है उस मूवमेंट पे. ठीक है, तो देखो, मैं एक गवर्नमेंट को ना, हमारे देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ. हमारा देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यार कि अगर कोई पॉलिटिशियन ने मंदिर बनवा लिया तो सारे हिंदू सपोर्टर्स उसके. कोई पॉलिटिशियन ने अगर मस्जिद बनवा लिया तो सारे सपोर्टर्स उसके. मैं एक पॉलिटिशियन को जज करता हूं कि वो हिंदू, मुसलमान और विभिन्न जातियों के लोगों को कैसे वो एकजुट रखकर हार्मनी मेंटेन करे एक सोसाइटी में.
मैं उस पॉलिटिशियन को मानता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि वो पॉलिटिशियन कितने अस्पताल बना रहा है, वो पॉलिटिशियन वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर कैसे काम कर रहा है, वो पॉलिटिशियन रूरल एरिया में कैसे डेवलपमेंट ला रहा है, वो पॉलिटिशियन हमारे रोड्स कैसे बना रहा है, वो पॉलिटिशियन हमारे वाइल्ड लाइफ की तरफ कितना काम कर रहा है। मैं इस हिसाब से एक पॉलिटिशियन को जज करता हूँ। भले वो 100 मंदिर क्यों ना बना ले या 100 मस्जिद क्यों नहीं बना ले, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। अभी हमारा देश का जो सिचुएशन है, कौन है राम भगवान और कौन है अल्लाह? वो डॉक्टर्स जो 24 घंटे जग के पेशेंट को बचा रहे हैं। जब इंडिया पाकिस्तान का पंगा होता है, जब इंडिया चाइना का पंगा होता है, तो कौन है हमारा राम भगवान और कौन है हमारा अल्लाह, जो कि बॉर्डर में खड़ा रहता है हमारे लिए सीने में गोली लगाने के लिए? भगवान ने खुद कहा था कि भगवान मूर्ति में नहीं बसता है, मंदिरों में नहीं बसता है, इंसानों में बसता है। तो समय डाउन द लाइन पीपल आर, देखो यार, मैं मानता हूँ बहुत सारे लोग हैं, मैं हिंदू, अगर कोई मुसलमान के लोग ग्रुप आके अगर मेरे मंदिर को तोड़ दे तो मेरा खून खौलेगा। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि अगर उस मुसलमान ने अगर अपना भगवान का इज्जत किया होता, अगर अपना धर्म को माना होता, अपना धर्म को समझा होता, तो ये चीज नहीं करता। राइट। बहुत सारे हिंदू ऐसे हैं कि किसी भी मुसलमान को बीफ के साथ देख ले तो उसको मार देते हैं, लिंच कर देते हैं। मैं मानता हूं कि अगर उसने अगर अपना धर्म को पढ़ा होता, हिंदुइज्म को पढ़ा होता, तो ये चीज नहीं करता। लोग तो बड़े बड़े शब्द कहते हैं, हिंदुत्व, अखंड भारत, हिंदुइज्म, हिंदू राष्ट्र, लेकिन क्या वो लोगों को हिंदुइज्म के बारे में पता है? नहीं। क्या हमारे पॉलिटिशियंस को हिंदुत्व, हिंदुइज्म के बारे में पता है? नहीं। हिंदुइज्म ये कहता है कि हमारा पर्यावरण, हमारा धरती हमारे माता समान है, उसके लिए कर्म करो, उनको रिस्पेक्ट करो, उनका पूजा करो, जैसे आप अपने मम्मी के लिए करते हो। क्या हम करते हैं? नहीं करते हैं। नहीं। गांड मार के रखे यार इस धरती के, हम लोग ने गांड मार के रखे। बहुत बुरा हालत है, बहुत ज्यादा बुरा हालत है। अच्छा, जैसे हाँ, अच्छा जैसे आपको पता ही होगा, लाइक फार्मर्स बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपने वाइल्ड लाइफ और नेचर के मतलब उसमें पर्सपेक्टिव में, राइट? तो नहीं, फार्मर्स कोई रोल प्ले नहीं करते वाइल्ड लाइफ एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव में। रादर फार्मिंग से वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट को ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। फार्मिंग कब होता है? जब आपको जंगल मिटाना पड़ता है, फिर आप फार्मिंग करते हो। फार्मिंग से बहुत एनवायरमेंटल इंपैक्ट भी होता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज किया जाता है, सॉइल का क्वालिटी खराब हो जाता है, ग्राउंड वाटर का क्वालिटी खराब हो जाता है, पानी जो हमें ग्राउंड वाटर से मिलता है उसका क्वालिटी खराब हो जाता है, वो टॉक्सिक बन जाता है। एनिमल फार्मिंग, आपको पता है द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज आर फॉसिल फ्यूल्स, ये सबको पता है। ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। आपको पता है सेकंड बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर क्या है? द मीट इंडस्ट्री, जो एनिमल एग्रीकल्चर होता है। They are the second biggest contributor to global warming and climate change. हम ऐसे कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट। एक कोई भी एक्टिविटी से कितना कार्बन हमारे एनवायरनमेंट में रिलीज हो रहा है, टू बी सिंप्लीफाई एवरीथिंग, दैट्स कॉल्ड कार्बन फुटप्रिंट। ठीक है? तो ये जो एनिमल एग्रीकल्चर होता है उसका कार्बन फुटप्रिंट बहुत ही हाई है। अब बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट होता है उससे, ग्लोबल वार्मिंग के जो गैसेज होता है वो रिलीज होता है, राइट? सो फार्मिंग इज ऑफ कोर्स important for human survival, but farming not all the time helps in environmental and wildlife cause as well. Right. अच्छा, जैसे ये थोड़ा सा सीरियस जा ही रहा है, तो मतलब मेरे पास एक क्वेश्चन था। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक फार्मर हूँ, ठीक है, जो अभी इंडिया में इतनी बड़ी मतलब चीजें चल रही थी जस्ट बिफोर द पैंडेमिक, अगर आप मुझे फार्मर्स बिल अगर एक्सप्लेन करने के लिए मतलब करोगे, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे मुझे? आप मुझे ये जानना है। नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। और मैं ये लिख के देता हूँ कि हमारे देश का 95% जो युवक है, जो फार्मर्स बिल के फॉर में बोल रहा है, फार्मर बिल के अगेंस्ट में बोल रहा है, वो सारे चूतिया है। सबसे बड़ा चुत्तड़ वही है यार। मैं एजुकेटेड इंसान हूँ, मैं आईसीसी आईएसए का पढ़ा हूँ, मेरे को इंग्लिश समझ में आता है। जब मैंने वो फार्मर्स लॉ के बारे में मैंने जब पढ़ा था, जो फार्म लॉ निकला था, जो मैंने पढ़ा था, घंटा मेरे को समझ में आया। क्योंकि मैं उस निश से हुई नहीं, मैं उस सेक्टर से हुई नहीं, मेरे को घंटा समझ में आया कि क्या लिखा है उस बिल में, क्या चल रहा है, ये समझ में ही नहीं आया मेरे को। तो सारे ये सारे चूतियों कैसे पता है कि क्या चल रहा है? मैं बताता हूँ इनको कैसे पता चलता है। ये दूसरे सारे सेलिब्रिटीज को जो पोस्ट करते हुए देखता है ना, ये उन्हीं को ही विश्वास कर बैठते हैं। मैं आपको बताता हूँ, हमारे देश में जितने भी मीडिया के आउटलेट है, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स है, जितने भी कंटेंट क्रिएटर है, 90% ऑफ देम आइदर ब्लाइंडली बीजेपी के साइड है या ब्लाइंडली कांग्रेस के साइड है। और हमारे 10% के जो लोग बचे हुए हैं, जो कि मीडिया से है या कंटेंट क्रिएटर इन्फ्लुएंसर है,
वो नॉन बायस रिपोर्टिंग करता है। तो हमारे देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो हम न्यूज में देखते हैं, तो न्यूज पीपल वाले सबसे बड़ा गांडू होता है, मसाला के नाम पे बहन जो लोगों का चूतिया काटता है, सीधा बात है। और हमारे देश में ऐसे गांडू लोग भी होते हैं जो हर एक न्यूज को बिलीव करता है। मैं कोई भी न्यूज को बिलीव नहीं करता, कोई भी न्यूज़पेपर के आर्टिकल को बिलीव नहीं करता, तो मैं खुद का रिसर्च नहीं करता, सीधा बात। तो मैं फार्म लॉ के बारे में कोई शब्द नहीं बोलूंगा, बिकॉज मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया वो है क्या। ना तो मैं जो चीज मैं ऑनलाइन देखा और लोगों को बोलते सुना हूं, ना तो मैं उस पर भी बिलीव करूंगा, नहीं करूंगा। प्रोपोगंडा होता है, बीजेपी का भी अपना प्रोपोगंडा है, कांग्रेस का भी अपना प्रोपोगंडा है। ये सारे पॉलिटिशियंस मिलकर हमारा छुतिया काटता है, मादरचोद को बीफ बीप कर देना, बीप कर दूंगा। हाँ। तो सीधा बात ये है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस है ना, दे आर प्लेइंग ऑन वोट बैंक, दे आर प्लेइंग ऑन ह्यूमन सेंटिमेंट्स, दे आर प्लेइंग ऑन रिलीजियस सेंटिमेंट्स। डेवलपमेंट हो रहा है हमारे देश में, बट जो मेरा मोदी गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन था आफ्टर द फर्स्ट 4 years, वो एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं अभी नीचे हो गया मेरा, बिकॉज आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। मैं आपको सीधा बताता हूँ, जो भी हमारे देश का प्रधानमंत्री बने वो पाकिस्तान से नहीं आया है, हमारे देश से चुन के आया है। मेजोरिटी ऑफ द पीपल हैव वोटेड फॉर हिम। वो देश के लिए विकास करेगा, लेकिन ऐसा कोई मतलब नहीं होता कि हर एक विकास देश के लिए सही होता है या हर एक विकास सही होता है। मैं मानता हूँ हमारे गवर्नमेंट की सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो पब्लिक से कंसल्टेशन नहीं देता। अब ये बताओ, प्रकाश जावड़ेकर हमारा फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट का जो मिनिस्टर है, उसको घंटा पता है फॉरेस्ट के बारे में, उसको घंटा पता है एनवायरमेंट के बारे में, बस उसको डेफिनेशन पता होगा। तो क्या एनवायरमेंट वाइल्ड लाइफ के लिए वो क्या करेगा? नहीं करेगा, नहीं कर पाएगा कुछ, क्योंकि वो उस फील्ड से है ही नहीं। Now, if you look at the cabinet of Canada, if you look at the cabinet of New Zealand, उनके जो मिनिस्टर्स है, उनको उसी मिनिस्ट्री दिया जाता है, उनको वही मिनिस्ट्री दिया जाता है उनको नॉलेज हो, बैकग्राउंड एजुकेशन, जिसके ऊपर उनका नॉलेज हो या एजुकेशन हो, बैकग्राउंड एजुकेशन हो, उनको वही मिनिस्ट्री दिया जाता है। एंड दिस इज द रीजन ये सारे छोटे छोटे देशों में इतना बड़ा ग्रोथ हो रहा है। देखो यार, चाय वाला बन सकता है प्राइम मिनिस्टर, कोई भी बन सकता है प्राइम मिनिस्टर, कोई भी बन सकता है पॉलिटिशियन, बट एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन के बिना आप डेवलपमेंट नहीं ला सकते। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, उन लोगों का बात सुनो जिनके पास एजुकेशन है। हमारे देश का और एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि साला हम साइंटिस्ट का बात ढंग से सुनते नहीं है, हम साइंटिस्ट के बात को हम इम्प्लीमेंट नहीं करते, उनको रिस्पेक्ट नहीं करते। राइट। सारे डॉक्टर्स ने ओपनली बोला है कि हमने मोदी जी को, गवर्नमेंट को बोल दिया कि सेकेंड वेव आ रहा है, तब भी सारे पॉलिटिशियंस ने रैली कराया ना। क्यों कराया? दैट्स रॉन्ग, राइट। देखो यार, लोग कहते हैं यार कि मोदी जी का क्या गलती, स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। कल मैंने अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो देखा था, मेरे को बहुत सही लगा वो वीडियो, बहुत सही चीज बोला उसने कि अगर आज पाकिस्तान हमारे देश पे युद्ध कर देता है, अगर पाकिस्तान हमारे देश पे युद्ध करता है, तो क्या नरेंद्र मोदी हर एक स्टेट को बोलेगा कि तुम अपना अपना इंतजाम कर लो? अरे बंगाल तुम टैंक खरीद लो, नहीं। अरे यूपी तुम बोफर खरीद लो, अरे जम्मू एंड कश्मीर तुम AK-47 खरीद लो, अरे दिल्ली तुम न्यूक्लियर बॉम्ब खरीद लो? नहीं बोलेगा ना, नहीं, सेंटर खुद इंतजाम करेगा। तो क्यों ब्लेम स्टेट गवर्नमेंट पे जाना यार? फर्क नहीं पड़ता है कोई स्टेट गवर्नमेंट सेंटर का बात सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बाकी के पार्टीज के जो पॉलिटिशियन है वो सेंटर का बात सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहा है। कितना भी ऑब्स्टिकल क्यों ना आ जाए इस देश में, फर्क नहीं पड़ता है। आप सेंटर हो, आप हमारे प्रधानमंत्री हो, यू आर द प्राइम मिनिस्टर, यू आर द सेंटर, यू हैव द मोस्ट अमाउंट ऑफ पावर इन द कंट्री। फर्क नहीं पड़ता है कि कितना भी ऑब्स्टिकल क्यों ना आ जाए, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही है कि उस ऑब्स्टिकल को पार करना है और इस देश का ग्रोथ को आगे लेके जाना है। सीधा बात, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने ऑब्स्टिकल्स झेल रहे हो। मैं आपको वोट दे रहा हूं आपके काम देख के, मैं आपका स्ट्रगल देख के आपको वोट नहीं दूंगा, मैं आपका काम देख के आपको वोट दूंगा। अगर आपने काम किया ठीक से तो मैं आपको वोट दूंगा। अगर आपका स्टेट गवर्नमेंट आपका बात नहीं सुन रहा है, तो आप कैसे लीडर हो कि दूसरे लोग आपका बात नहीं सुनते? लीडर, एक अच्छा लीडर कौन होता है? जो सबको अपने साथ रखता है, जिसकी बात सुनता है। बात उसका दुश्मन भी सुनता है, जिसका बात हर एक इंसान सुनता है, जिसका बात उसका दुश्मन भी सुनता है, वो होता है असली लीडर। उसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो पॉलिटिशियंस है सेंटर में, वो अच्छे लीडर्स नहीं है, वो देश को चला नहीं पा रहे। फर्क नहीं पड़ता कि कांग्रेस कितना भी बाधा लाए, फर्क नहीं पड़ता स्टेट गवर्नमेंट कितना ही बात क्यों ना सुने, फर्क ये पड़ता है कि तुम सेंटर हो, तुम काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। सीधा बात, मैं ऐसे गवर्नमेंट को जज करता हूँ।
Okay. और जो बंदा चूतिया होता है, अनपढ़ होता है, हम्म, वैसे अच्छे अच्छे एजुकेशन वाले एजुकेटेड बंदे भी अनपढ़ ही होता है, ठीक है। हम्म, वो एक कंट्री को जज करता है, एक 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 गवर्नमेंट को जज करता है कि कितना मंदिर बनाया, कितना मस्जिद बनाया, और पाकिस्तान में कितना बम गिराया, चाइना के कितने लोगों को, आर्मी वाले को उन्होंने मार गिराया। भाई हम्म, राहुल गांधी आए या मोदी आए, हम्म, कितना भी पाकिस्तान के लोग इंडिया में घुसाए या चाइना के लोग इंडिया में घुसाए, अपन का इंडियन आर्मी, हम्म, वी हैव द इंडियन आर्मी, वन ऑफ द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। true. They are the Indian army. They don't need Narendra Modi. They don't हम्म, need Rahul Gandhi to save India from Pakistan और हम्म, चाइना। वो कैपेबल है, वो खुद कर हम्म, लेगा। उनको अपना काम करने दो, तब तक आप देश के बाकी काम को संभालो। हम्म, Don't take the credit of what the Indian army is doing. Indian army is trained for that. हम्म, They are our pride, and majority of the Indians, like us, like me, like you, we take pride in Indian army. We take Right. inspiration from the Indian army. right. तो पाकिस्तान को आने दो, चाइना को आने दो, आर्मी संभाल लेगा। दे आर बैटल हार्डन। अब देश के बाकी सारे काम देखो। हमारे देश के लोग अभी ये भी जज करते हैं, अरे मोदी ने तो चाइना को मार गिराया, अरे मोदी ने तो पाकिस्तान में बम गिराया, अरे मोदी ने नहीं गिराया यार, इंडियन आर्मी के पायलट ने गिराया, एयरफोर्स का। हाँ, बोलते हैं ऐसे लोग बोलते हैं, मैंने खुद देखा है अपने सामने। गलत चीज है ना यार ये। हाँ, वो तो है। मोदी ना भी बोलेगा ना, तब भी इंडियन आर्मी रिलेट करेगा। भाई इंडियन आर्मी का अपना ईगो है, अपना सेल्फ एस्टीम है, हम्म, सीधा वो बात। तो है। अच्छा, जो जो लोग अभी अभी हम लोग की बात सुन रहे हैं, जो आपकी बात सुन रहे हैं, उनके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर स्ट्राइक करता होगा, जो मेरे माइंड में भी किया है अभी अभी। व्हाट इफ अगर आप प्राइम मिनिस्टर होते, तो आप क्या चेंज लाते टुवर्ड्स एनवायरनमेंट एंड टुवर्ड्स सोशल कॉज, जो भी है, मतलब कोई भी एक चेंज आप क्या लाते हैं, जो सबसे पहले आप जो काम करते हैं आफ्टर बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, वो बताइए। एंड एडिंग टू दैट, डू यू सपोर्ट मोदी? ठीक है, पहले मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ, डू आई सपोर्ट मोदी और नॉट। मोदी जब अच्छा काम करता है मैं सपोर्ट करता हूँ। मोदी के ऐसे बहुत सारे अच्छे काम हैं जिसको मैं सपोर्ट करता हूँ और जिसमें मैं कंट्रीब्यूट भी करता हूँ। द लॉट ऑफ पॉलिसीज बीइंग मेड बाय द मोदी गवर्नमेंट व्हिच आई सपोर्ट एंड व्हिच आई लव। और ऐसे बहुत सारे पॉलिसीज जो मोदी गवर्नमेंट ने बनाए वो मेरे को पसंद नहीं है, और बकवास पॉलिसी है वो, जो मैं अपना रिसर्च करने के बाद, ना तो मैं राहुल गांधी का ट्वीट देख के बोल रहा हूँ, ना तो मैं कांग्रेस का किसी का ट्वीट देख के बोल रहा हूँ, मैं अपना रिसर्च करता हूँ। इतना तो एजुकेटेड हूं मैं, तो आई एम नॉन बायस्ड। जैसे इलेक्शन आएगा मैं ये देखूंगा कि काम कितना हुआ है, अगर काम हुआ है बढ़िया, अगर नहीं हुआ है तो मैं वोट नहीं दूंगा। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि इफ आई एवर बिकम द प्राइम मिनिस्टर तो क्या करूंगा, करना तो बहुत कुछ चाहता हूं, तो मैं कुछ 5-6 पॉइंट बता देता हूं। अगर मैं कभी देश का प्रधानमंत्री बनता हूं तो सबसे पहले आई विल मेक इट मैंडेटरी फॉर एवरी स्कूल स्टूडेंट इन इंडिया to plant 10 trees every year. I'll make it mandatory for every school student in India to plant 10 trees every year. इंडिया में सोच लो कि हर साल 1 करोड़ स्कूल के बच्चे होते हैं। अगर उसमें से अगर 10 लाख बच्चे ने भी 10 पेड़ भी साल में लगा दिया तो 1 साल में कितने पेड़ लग रहा है? 1 करोड़। 1 करोड़। और 1 करोड़ में से भी कुछ अपने साइड से हट भी गए तो भी 70% तो भी एग्जैक्टली गवर्नमेंट अपने साइड से भी लगाएगा, एनजीओज भी लगाएगा, पब्लिक भी लगाएगा, स्कूल के बच्चे भी लगाएंगे। ठीक है। इफ आई एवर बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैं कोई नया जू नहीं बनने दूंगा इंडिया में। आई विल बैन एनी प्रपोजल ऑफ एनी न्यू जूज दैट विल बी कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया। मैं कोई जू बनने नहीं दूंगा। कोविड में देखो हम जानवर बन के रह गए जू के अंदर, घर के अंदर, कैसा लगता है? आर्यन तुम मिस करते होंगे ना वही वो सारे मोमेंट तो तुम मिस करते होंगे ओयो रूम में। हाँ ओयो में मोमेंट्स मिस करते हो आप? ओयो नहीं, मतलब बाहर घूमने में, ओयो। सच निकल गया है, बड़े ओयो कर रहे हो। अरे भैया, मगर ऑन अ सीरियस नोट, बहुत घुटन होती थी अंदर, मतलब स्टार्टिंग में कि जब रहते थे हम लोग, बाहर नहीं जा पाते थे घूमने फिरने, मौज मस्ती करने, स्कूटी पे गेड़ी मारने। वो चीजें तब लगी थी कि भाई जो जानवर पूरी जिंदगी अपनी उस पिंजड़े में, उस जगह में गुजार देता है, तो उसको कैसा ही लगता होगा। आपको सब कुछ दिया जा रहा है, आपको खाना पीना सब कुछ दिया जा रहा है, मगर फिर भी वो चीजें होती हैं। तो अगर मैं प्रधानमंत्री बनता तो मैं कोई जू बनने नहीं दूंगा, और जितने भी जू है उनको धीरे धीरे मैं डिकमीशन कर दूंगा। थर्ड चीज जो मैं करूंगा
कि वाइल्ड लाइफ और स्ट्रे एनिमल्स का जो लॉ है इंडिया में उसको स्ट्रिक्ट करूंगा। कोई भी वाइल्ड लाइफ क्राइम करता है तो उसका जेल का टर्म को इंक्रीज करूंगा, उसका फाइन का अमाउंट पैसा जो होता है उसको मैं इंक्रीज करूंगा। ठीक है। द फोर्थ थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू इज, जो हमारे देश में रेप हो रहा है, मोलेस्टेशन हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, ईव टीजिंग हो रहा है, उसका जो पेनल्टी है, उसका जो जेल का टर्म है, उसका जो फाइन है, उसको मैं इंक्रीज करने वाला हूं और स्ट्रिक्ट मेजर्स लेके आने वाला हूं। ठीक है। नंबर 5, अगर मेरे देश में कोई भी मिनिस्टर, ऐसा लॉ निकालूंगा कि कोई भी मिनिस्टर ने अनाप शनाप चीज बोला या लोगों को भड़काने के लिए कुछ बोला तो उनका वार्निंग दिया जाएगा। अगर उन्हें 3 बार वार्निंग को क्रॉस कर दिया तो उनको अपना पोस्ट से रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। दिस लॉ नीड्स टू बी मेड कंपलसरी। देयर आर लॉट ऑफ मिनिस्टर्स, पॉलिटिशियंस हु रेज religiously inciting slogans. I'll just ban it. Number 6, if I ever become the Prime Minister of India, I will appoint a minimum of 10 people from the Indian Army, the Indian Air Force, Indian Navy into the Parliament for the consultations. जैसे हमारे सचिन तेंदुलकर हो गए, जैसे हमारे रेखा जी हो गए, they are also member of Parliament. वैसे इंडियन आर्मी के 10 रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बनता हूं, 7th पॉइंट, हर एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए ये मैं मैंडेटरी कर दूंगा कि हर 5 साल में उनके तरफ से एक पेटेंट आना चाहिए, एक टेक्निकल इनोवेशन आना चाहिए। क्योंकि अभी जो हमारे देश का हालत है, हर एक इंजीनियरिंग कॉलेज बिजनेस बन गया है। घंटा कुछ पढ़ाता है, बस अच्छा बैनर बना देता है, ग्राफिक डिजाइन कर देता है, बच्चे आ जाते हैं मैं करके भेड़ बकरी की तरह। मेरा कॉलेज फिर भी सही था, काफी सही था, काफी सपोर्ट मिला था। ठीक है। तो ये चेंज मैं लाऊंगा। और अगर दूसरे कुछ चेंजेस का अगर मैं बात करूं, हाँ, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बनता हूं, 8th पॉइंट, मैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे ज्यादा फोकस करूंगा। आई विल फोकस मोर ऑन नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बनता हूं इस देश का, द 9th पॉइंट, आई विल इंक्रीज द फाइन एंड आई विल इंप्लीमेंट लॉज। अगर कोई भी हमारे रास्ते को लिटर करता है, गुटखा थूक के मारता है या सिगरेट बड़ी इधर फेंकता है या प्लास्टिक फेंकता है, कोई भी कूड़ा करता है स्ट्रीट में, तो उसका फाइन, उसका जुर्माना को 3,000 कर दिया जाएगा। Right. So these are the 9 to 10 points that I always had in mind. But I hope that one day we have a prime minister who is educated enough to bring such reforms, such strict reforms. क्योंकि अगर आज नरेंद्र मोदी भी अगर ये रिफॉर्म्स लाता है ना, तो उसके ही कैबिनेट के काफी सारे मिनिस्टर्स, उसके दूसरे पार्टी के काफी सारे मिनिस्टर उनको अपोज करेंगे। यार हमें कभी कभी लगता है यार मोदी का काम तो कितना आसान है, आसान नहीं होता है यार। उनको अपने पार्टी में भी बहुत सारे ऑपोजिशंस फेस करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होता है। बाहर से बैठ के मोदी के बारे में रिजाइन मोदी कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जब एक मिनिस्टर जब काम करता है ना, एक जो प्राइम मिनिस्टर होता है, उसका काम आसान नहीं होता है। मैं मानता हूँ जी, कोविड का अभी जो देश का हाल है, मोदी एंड द एंटायर सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, कोई शक नहीं। बट फिर भी बाहर से बैठ के बोलना बहुत ईजी होता है, अंदर उतनी ही फटती है। राइट। अच्छा, मैं एक चीज आपको बस शेयर करता हूँ, आप प्लीज उस सिनेरियो को समझना, उसके बाद आप प्लीज अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना मुझे। ये रिलीजियस या फिर पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं है, बट दिस इज मतलब सोशल मीडिया से रिलेटेड क्वेश्चन है। मतलब लॉकडाउन के, अभी जब लॉकडाउन चल रहा था तब मतलब मुझे काफी सारे ऐसे पेजेस लोगों ने शेयर किए थे कि इसको रिपोर्ट करो, इसको रिपोर्ट करो, बिकॉज दे वर शेयरिंग सम काइंड ऑफ मतलब ऐसी चीजें वो लोग शेयर कर रहे थे जो हिंदू गॉड या फिर हिंदुइज्म से रिलेटेड चीजें थी, मतलब डिफेम कर रहे थे मतलब सारी पोस्ट में। और वो पेज आई गेस 2 या 3 साल से होगा उस वहां पे वो पेज, और मतलब रिपोर्ट करने के बाद भी वो पेज बैन नहीं हो रहा था। ठीक है। और लोग उसको तो शेयर कर रहे थे मगर वो चीजें बैन नहीं हो रही थी। मैंने खुद उसको चीज को शेयर किया था। ये एक पॉइंट हो गया। ये चीजें लोग जाते हैं शेयर, वो रिपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। बट जो गलत नॉलेज होती है, जो गलत चीजें होती हैं, मतलब जैसे लाइक अभी एक सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर, ये सब बैन होने वाला था। ये कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया था, बट मीम पेजेस ने इतना हवा बना दिया था इस चीज को कि लोग शेयर कर रहे थे कि जाके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, यहाँ पे सब बंद हो जाएगा, वो चीज, वो रूमर्स भी फैल रहे थे। तो सोशल मीडिया का ये पॉइंट ऑफ व्यू आपको मतलब कैसा लगता है कि मतलब जो भी निगेटिव कोई न्यूज होती है वो आग की तरह फैलती है, और अगर कोई पॉजिटिव कोई अच्छा काम होता है वो बहुत धीमे धीमे जाता है, और फेक न्यूज बहुत जल्दी स्प्रेड होती है। इसके बारे में व्हाट्स योर ओपिनियन, और इस चीज को आप अगर हो तो कैसे सही करोगे? इसका आंसर मैंने पहले दे दिया कि जो भी चीज आप इंटरनेट पे देखते हो, जो भी चीज आप मीडिया में देखते हो, जो भी चीज आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो या सोशल मीडिया पे देखते हो, उसको आंख बंद करके उसको विश्वास मत कर लेना, अपना रिसर्च करना।
आंख बंद करके उस चीज को आप विश्वास मत कर लेना, क्योंकि आधा न्यूज़पेपर तो साला कांग्रेस ने खरीद के रखा है, आधा न्यूज़पेपर बीजेपी ने खरीद के रखा है। अब जो चीज अर्नब गोस्वामी हर टाइम बोलेगा मैं उसको बिलीव ही नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है वो बीजेपी को बैक करता है। डू योर ओन रिसर्च, हर एक चीज को आंख बंद करके आप बिलीव मत कर लो। और कोई भी नेगेटिव कंटेंट जो रिलीजियसली किसी को इंसाइट कर रहा हो, किसी धर्म को मॉक कर रहा हो, या किसी लड़की को गंदी वे में मॉक कर रहा हो, उसे इसको शेयर मत करो यार। और आप दूसरे लोगों के बारे में सोचिए मत, आप पॉजिटिविटी फैलाओ, लोग अपने आप बदल जाएंगे। यू बी द पॉजिटिव रे ऑफ होप, डोंट थिंक अबाउट अदर्स, चैरिटी बिगिंस एट होम। आप खुद को सही करो, लोग अपने आप सही हो जाएंगे आपको देख के, क्योंकि हम इंसान बंदरों की तरह होता है, हम जो देखते हैं हम उसी चीज को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। राइट, देयर आर सम यूट्यूब चैनल्स एज वेल जो बहुत ही नेगेटिव चीजें स्प्रेड करते हैं, और उनके चैनल्स मिलियंस में है, मतलब लाखों में तो सब्सक्राइबर हैं ही उनके। अब वो चीजें चल रही हैं उनकी, कौन देख रहा है वो सब चीजें, ये मुझे समझ नहीं आता है सब जब देखता हूँ। हम जैसे लोग ही देखते हैं। मैं भी कैरी मिनाटी का कंटेंट देखता हूँ, कभी कभी इंजॉय करता हूँ, लेकिन अब तो देखना मैं छोड़ दिया 1 साल से, बिकॉज बहुत ज्यादा रोस्टिंग हो जाता है, लड़कियों का इज्जत लूटा जाता है, लड़कियों के बारे में गलत गलत कमेंट किया जाता है, लड़कों के बारे में बहुत गलत गलत चीजें कहा जाता है, वो एक रोस्टिंग हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कैरी मिनाटी ऐसे चैनल्स है। कैरी मिनाटी नो डाउट इज अ वेरी गुड गाय, जितना मैं उनके बारे में सुना हूँ, मैंने देखा हूँ, टीवी में न्यूज में पढ़ा हूँ, इज अ वेरी जेनरस ह्यूमन। उनका काम ही है रोस्टिंग करना लोगों का। ठीक है, बहुत सारे लोगों को अच्छा भी नहीं लगता है, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा यार, उसने टिकटॉक वाले का जो रोस्ट किया था ना, बहुत बढ़िया किया था, बहुत मजा आ बढ़िया गया था था। वो देख के, बहुत बढ़िया था, मजा आ गया था वो देख के। मैंने वो वीडियो पहले डाउनलोड कर ली थी, पता था बैन हो जाएगी। क्योंकि उंगली उसने नहीं किया था, उंगली किसी और ने किया था, उंगली किसी और ने की थी। तो यार नेगेटिव कंटेंट तो आता है, ठीक है, बट यार मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, इस चीज को हम रोक नहीं सकते। आपके एजुकेशन पे, आपके अपब्रिंगिंग पे डिपेंड करता है कि आप चीजों को कैसे लेते हो। मैं अच्छे इंसानों के साथ भी घूमता हूँ, मैं गांजा फूकने वालों के साथ भी घूमता हूँ, मैं सिगरेट फूकने वालों के साथ भी घूमता हूँ, मैं दारू पीने वालों के साथ भी घूमता हूँ, मैं कोकेन लेने वालों के साथ भी घूमता हूँ। मैं मेरे ऊपर ये चीज डिपेंड करता है कि मैं क्या चीज अपने अंदर में कंज्यूम करूंगा, वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। एंड दैट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन माई अपब्रिंगिंग एंड माई नॉलेज एंड एजुकेशन, कि मेरे को क्या चीज आजमाना। अच्छा, ये अभी लॉकडाउन में और जो अभी सिचुएशन चल रही है अभी, इन सब चीजों में सब लोग सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, और वही फॉलोअर्स और लाइक्स की रेस चलती रहती है, वो तो कभी खत्म भी नहीं होगी। बट ये मैंने चीज नोटिस करी है कि अगर आपके पास 10 अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं और एक नेगेटिव कमेंट आ रहा है, तो कुछ लोग उस नेगेटिव कमेंट को लेके बैठ जाते हैं, मतलब होता नहीं है, बहुत सी ओवर थिंकिंग करने लगते हैं और वो सब चीजें करने लगते हैं, और उनको लगता ही नहीं है कि इस वर्चुअल दुनिया के बाहर भी उनकी एक आइडेंटिटी है रियल। देखो, मैं मानता हूँ मेरे पोस्ट में काफी नेगेटिव कमेंट आता है, अब मेरा वे ऑफ लाइफ इज डिफरेंट। अगर कोई नेगेटिव कमेंट करता है तो मैं उनका गांड मारता हूँ, सीधा बात, मैं उनका गांड मार देता हूँ कमेंट सेक्शन में। अगर वो मेरे को फिर से रिप्लाई करता है, मैं फिर से उनका गांड मारता हूँ, और फिर मैं कुछ अपने अच्छे दोस्तों को कॉल करता हूँ, वो भी आके उसका गांड मारता है, फिर वो चला जाता है। मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ है। ठीक है, आप ट्रॉल्स के साथ एंगेज कर सकते हो, आप ट्रॉल्स से एंगेज नहीं भी कर सकते हो, लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर आपकी पोस्ट में आपको बहुत ज्यादा ट्रॉलिंग मिल रहा है, ठीक है, और आप मानते हो कि आप जो कर रहे हो आप सही कर रहे हो, और उसके बावजूद भी आपको पोस्ट में आपको काफी सारा ट्रॉलिंग मिल रहा है, आई थिंक दैट्स अ गुड साइन दैट यू आर ग्रोइंग। ट्रॉल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रॉल्स आर समथिंग, या ट्रॉल्स को जलाने में और मजा आता है, ट्रॉल्स को जलाने में और मजा आता है। सो इफ यू आर हैविंग ट्रॉल्स, इफ यू आर हैविंग बैक बिचेस, इट्स अ गुड न्यूज फॉर यू दैट यू आर ग्रोइंग। सीधा बात, more the haters, the more the motivation to burn them. Right. अच्छा, ये बट एक क्वेश्चन कभी उनको, बट और एक चीज बोलूं, कभी उनको अपना जिंदगी बना के मत बैठना, उनके बातों को दिल में मत ले लेना, उनके बातों को भी दिल में मत लेना, फर्क नहीं पड़ता है। उनका काम है तुम्हें इंसाइट करना, अगर तुम इंसाइट हो गए तो उनका काम डन। एक आग कब जलेगा, जब उनको हम ऑक्सीजन देंगे, राइट? तो उनकी आग को ऑक्सीजन ही नहीं देना है ना। अगर आप उनके साथ ज्यादा रिएक्ट करोगे तो उनका जो पर्पस है ना वो फुलफिल हो जाता है। अगर उनको जवाब देना तो ऐसा जवाब दो कि वो खुद ही डिप्रेशन में चला जाए, उसको खुद ही एक दिमाग में अटैक हो जाए, साला ये क्या बोल दिया मेरे को, वापस मुड़ के। हाँ, वो आपके लिए जाए, आप उनके ले लो उससे पहले। सिंपल सा फंडा है। हाँ, ये तो है, ये चीज का जवाब सांप से। वो चीजें तो हैं। अच्छा, अब जैसे ये सोशल मीडिया के बारे में बात हो गई, इन सब चीजों, पॉलिटिकल रिलीजियस के ऊपर काफी बात होगी, मुझे ये चीज बहुत मतलब
ये क्वेश्चन मैंने रोक के रखा हुआ था कि मैं अभी थोड़ी देर बाद पूछूंगा जब माहौल थोड़ा सही हो जाएगा। 23,000 प्लस स्टूडेंट्स, ये जो नंबर है ये काफी ज्यादा बड़ा है। आपने इन इतने सारे स्टूडेंट को ट्रेन कैसे किया था, और मतलब आप एग्जैक्टली उनके मतलब उनके थ्रू आप क्या मतलब मैसेज स्प्रेड करते हो, क्या वर्क करते हो? मुझे आपके वर्क के बारे में जानना है प्लीज। देखो, वर्क तो मेरे काफी सारे हैं। मेरे डिस्ट्रप्टिव प्रोजेक्ट्स होते हैं, यूनिक एंड डिस्ट्रप्टिव कंजर्वेशन बेस्ड प्रोजेक्ट होता है। जैसे बटरश कराया कुछ दिन पहले, वेयर आई डिड अ 24 आवर्स मैराथन, वॉक मैराथन, जहां पे आई कलेक्टेड सिगरेट बट्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट द टॉक्सिसिटी ऑफ सिगरेट बट्स। 24 आवर्स मतलब पूरा दिन पूरी रात? पूरा दिन पूरा रात मैंने आवर्स। चला। ठीक है, पूरा टीम का कलेक्शन हुआ 24,000 सिगरेट बट्स, मेरा पर्सनल कलेक्शन हुआ 10,400। तो आई वांट टू सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन दिस, तो उसके लिए ये ट्रायल रन था। ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट्स मैंने पहले भी करा के रखा है। साथ साथ मेरा रेस्क्यूज भी चलते रहता है और मेरा टॉक शोज भी चलते रहता है। सो टॉक शोज में यार देखो, स्कूल्स या कॉलेज में स्टार्टिंग में लॉकडाउन के पहले क्या था, स्कूल्स एंड कॉलेजेस में मैं जाता था, तो हर एक स्कूल में ऑन एवरेज 200-300 बच्चे होते थे, हर एक कॉलेज में 400-500 बच्चे होते थे। ठीक है, और वैसे मैंने ऑलमोस्ट पकड़ के चलो 60 से 70 ऐसे मैंने सेशन करा लिए, जहाँ मैंने स्कूल में और कॉलेज में आके फिजिकली सेशन कराया। फिर लास्ट ईयर आया लॉकडाउन। लास्ट आया लॉकडाउन, उस लॉकडाउन के बाद से एक भी मैंने फिजिकल टॉक शो नहीं कराया, बिकॉज कोई भी कॉलेज स्कूल खुला ही नहीं है। तो तब से अब तक लेके आई हैव डन ऑलमोस्ट 75 प्लस वेबिनार्स, ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशंस फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। और किसी किसी वेबिनार्स में तो 2,000-3,000 लोग भी रहते थे। तो वेबिनार स्टार्ट करने के बाद चीजें और इजी हो गया, लोगों को रीच आउट करना और इजी हो गया, बिकॉज आपको जूम लिंक पे क्लिक करना है, 1 घंटा बैठ के आपको सुनना है, चीजों को इम्प्लीमेंट करना है। सो 3 से ऑलमोस्ट 2.5 years हो गए, 3 साल होने वाला है लगा ये चीज में पहुंचने के लिए। एंड खुशी तब मिलती है जब मेरे ही कोई स्टूडेंट कुछ बड़ा करता है। आई कैन प्राउडली से देयर आर अराउंड 14 प्लस स्टूडेंट्स ऑफ माइन who after my session have started their own projects and build a community। वो अपना कम्युनिटी बनाया, अपना 100-200 बंदे का टीम बनाया और अपना प्रोजेक्ट्स करना स्टार्ट कर दिया। एंड दैट इज व्हाट आई सी। अगर 1000 में से एक बच्चा भी करे ना, वो एक बच्चा 1000 लोगों को चेंज कर देगा। एंड दैट इज द गोल। अब हर एक इंसान को चेंज नहीं कर सकते, टाइम लगता है। राइट राइट। अच्छा, ये मैंने लॉकडाउन में भी एक पेज को एक्सप्लोर किया था, अभी एंड आयु नाम से। ही इज आल्सो डूइंग अ नाइस जॉब। He's inspiration for all of us. They both are inspiration for all of us. राइट राइट राइट। ये आपके टैटू का मीनिंग क्या है? पर आप मुझे ये बताइए अगले क्वेश्चन से आने से पहले। वेनी विधि विची अल्लाहू अकबर। ओके। अबे मजाक कर रहा हूँ, अल्लाह अकबर क्यों लिखूंगा हाथ में? पागल है क्या? जय श्री राम नहीं लिख लेता मैं? इसका मतलब होता है आई कम। CUM नहीं, COME। अच्छा, COME। ओके। हाँ, आई कम, आई सी, आई कॉन्कर। ओके, नाइस। अच्छा, ये वैसे ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर आर 50 प्लस इस्लामिक स्टेट्स। ओके, तो मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना है कि आप क्या चाहते हो, क्या हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र हो कि नहीं? जब पहले हमारे हिंदू राष्ट्र था, इतने सारे राजाए थे, इतने सारे किंग्स थे, छत्रपति शिवाजी हो गया, बहुत सारे जो हमारे हिंदू रूलर्स रह चुके हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, अगर आपने हिस्ट्री ढंग से पढ़ा हो, उनमें और मुगलों में क्या फर्क होता था आपको पता है? मुगल लोग सारे हिंदुओं को मार देते थे, लूट लेते थे, लेकिन ये जो हिंदू रूलर्स होते थे ना, ये हिंदू हो जाए या मुसलमान हो जाए, ईसाई हो जाए, सबको एक साथ रखते थे। मेजॉरिटी ऑफ द हिंदू रूलर्स वो हिंदू और मुसलमान में उतना डिस्क्रिमिनेट नहीं करते थे। दे वर नॉट प्लंडरर्स लाइक द मुगल्स। दे वर नॉट द प्लंडर्स लाइक मुगल्स। अगर हमारे देश को हिंदू राष्ट्र भी बनेगा, हमारा देश अगर अखंड भारत बनेगा, हमारा देश अगर हिंदुत्व बनेगा, एक हिंदू राष्ट्र बनेगा, फिर उसके लिए हिंदुइज्म के एलिमेंट्स को तो फॉलो करना पड़ेगा ना। हिंदुइज्म के एलिमेंट्स क्या बोलता है? हिंदुइज्म कभी नहीं बोलता कि आप किसी और रिलीजन के बंदे को हिंदुइज्म में कन्वर्ट कर दो, नहीं, वो कन्वर्जन का नहीं बोलता है। हिंदुइज्म ये बोलता है कि हर एक इंसान मिल बांट के एक साथ एकजुट होकर रहना चाहिए, धरती का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे का हेल्प करना चाहिए, लड़कियों का इज्जत करना चाहिए। क्या हम वो चीज फॉलो करते हैं? अगर हिंदुइज्म का अगर 10% भी चीजें अगर लोग फॉलो किया ना, तो ये देश बहुत बेटर बन जाएगा। लोगों ने भगवत गीता ढंग से पढ़ा ही नहीं। मैंने खुद नहीं पढ़ा, मैंने कुछ पढ़ने पढ़ा है, वहां से मैंने सीखा है काफी सारी चीजें। मैंने पूरा भगवत गीता नहीं पढ़ा, लेकिन जितना भी पढ़ा वो सीखा, मैंने इम्प्लीमेंट किया। अगर लोग भागवत गीता ढंग से पढ़े, हमारे पुराने दिनों की हिंदू के जितने भी कथाएं हैं, जितने भी रिलीजियस बुक्स है, होली टेक्स्ट है, उसको अगर ढंग से पढ़े, तो हमारे देश में जो चीजें हो रहा है ना, वो चीज होना बंद हो जाएगा।
ट्रू। एंड मुगल्स के बारे में आपने बताया तो वो पॉइंट तो बिल्कुल ही सही है कि कन्वर्जन काफी चलता था, मतलब कन्वर्ट करना वो सब चीजें काफी चलती थी उस टाइम पे। ये चीजें तो यार है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में तो अच्छे मुसलमान भी तो होते हैं यार। हाँ वो बात तो है। अब ये जो मुसलमान होते हैं जो कि टेररिज्म करता है जिहाद के नाम पे, ये कैसा जिहाद हो गया कि अफगानिस्तान में हर दिन में एक मस्जिद में बम फूट रहा है और लोग बच्चे मर रहे हैं, पाकिस्तान में हर दिन एक कोई ना कोई मस्जिद में बम फूट रहा है, लोग मर रहे हैं। मर तो मुसलमान ही रहे हैं ना, मुसलमान खुद ही मुसलमान को मार रहे हैं। इंडिया में बम फूट रहा है, हिंदू भी मर रहे हैं, मुसलमान भी मर रहे हैं। यार मैं तो नहीं मान सकता कि अल्लाह ने कभी कहा होगा कि यार जिहाद करो, लोगों को मार डालो। मैं तो नहीं मान सकता, अल्लाह ऐसा कर ही नहीं सकता, बोल ही नहीं सकता अल्लाह ऐसा, इम्पॉसिबल है। देखो अगर मैं इस चीज में डीपली बात करूँ ना बहुत लंबा निकल जाएगा, बिकॉज ये जो टेररिज्म होता है, ये जो ISIS है, लश्कर ए तौयबा है, आपको क्या लगता है ये धर्म इनको करवाता है ये सारे एक्टिविटीज? नहीं, नहीं। ये जितने भी यूरोपियन के देश होते हैं इनका हाथ होता है इनके पीछे। क्यों? जिस देश के पास सबसे ज्यादा रिसोर्स होता है, जिस देश के पास सबसे ज्यादा तेल होता है, ऑयल मनी होता है, वो देश सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। एंड हर एक डिफरेंट एरियाज में कंट्रोल लेने के लिए ये टेररिज्म से ना बहुत सारे देश वीक हो जाता है। उसके लिए ये बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज है जो कि इन सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग करते हैं ताकि वो टेररिज्म करे, लोगों को खौफ में रखे, एक कंट्री को ग्रो ना होने दे, ताकि उनका पावर बढ़ते रहे। और यही टेररिस्ट इस्लाम के नाम पे अपने ही मुसलमान बहनों और भाइयों को ये लोग पट्टी पहनाता है जिहाद के नाम पे। ये है देश का प्रॉब्लम। ये सारे मुसलमानों के पास पैसा कहाँ से आ रही है? जो जितना भी जिहादी लोग हैं, जितने भी टेररिस्ट हैं, इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? अल्लाह भेज रहा है ऊपर से पैसा? नहीं। पैसों की बारिश करेगा अल्लाह? नहीं नहीं नहीं। कहाँ से आ रहा है फंडिंग? AK-47 कहाँ से आ रहा है? 80 लाख का गन, 40 लाख का गन, 20 लाख का गन कहाँ से आ रहा है? तो जो असली मुसलमान होंगे ना वो ये सारी चीज नहीं कर रहा होगा, दे वोंट डू ऑल दिस थिंग। एंड बहुत सारे ऐसे मुसलमान है जो कि ब्रेन वॉश हो चुका है, काफिर, जिहाद, मार डालो नहीं। एंड इसके चक्कर में क्या हो रहा है, हमारे देश के जो अच्छे मुसलमान है ना उनको प्रॉब्लम हो रहा है इस देश में रहने के लिए, एंड विच आई फील वेरी बैड। मैं सपोर्ट नहीं करता किसी मुसलमान को फोर्सफुली आप बोलो जय श्री राम बोलने के लिए, गलत चीज है वो। क्या जय श्री राम भक्ति के साथ बोला जाता है, अल्लाह अकबर भक्ति के साथ बोला जाता है, किसी को फोर्स नहीं कर सकते। अगर आप फोर्स कर रहे हो तो आप भगवान को इज्जत नहीं कर रहे हो। दोज आर होली वर्ड्स। अगर किसी इंसान के पास प्रॉपर एजुकेशन है वो ये सारी चीजों पर बिलीव नहीं करेगा, सीधा बात। एंड इस्लाम भी अगर छोड़ दे तो मेरे ख्याल से कोई भी रिलीजन कोई भी मतलब वायलेंस स्प्रेड करने के लिए मोटिवेट नहीं करता होगा। भाई इस रिलीजन को भगाओ, भगाओ रिलीजन को। सबसे बड़ा रिलीजन होता है ह्यूमैनिटी एंड काइंडनेस। हाँ, ह्यूमैनिटी सबसे बड़ा रिलीजन है जहां पे काइंडनेस प्रिवेल करना चाहिए, सीधा बात। रिलीजन को भगाओ। अगर सोच आर्यन, तेरे को आज खून की जरूरत है, तो मर रहा है कोविड से, खून का जरूरत है तेरे को, तेरा ब्लड ग्रुप का किसी कोई इंसान मिला नहीं, एक मुसलमान मिला, तो क्या नहीं लेगा तू? लूंगा, ऑब्वियसली लूंगा। इंडियन आर्मी में मुसलमान नहीं होता है? होते हैं। इंडियन क्रिकेट टीम में मुसलमान नहीं होता है? होते हैं। इंडियन नेवी में, इंडियन एयरफोर्स में मुसलमान नहीं होता है? क्या हिंदू क्या मुसलमान करे, फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। राइट। अच्छा, इस पॉडकास्ट को एंड करने से पहले मुझे एक आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछना है, जो आपको सुनने के बाद लोगों के माइंड में ये चीज भी जरूर आती होगी कि अगर वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपके मतलब जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनमें से एक बनना चाहते हैं, तो वो हाउ दे कैन कनेक्ट, और उनके मतलब आपको क्या रिक्वायरमेंट्स होती है अपने एक स्टूडेंट से, मतलब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है, मेरा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता। माय ओनली रिक्वायरमेंट इज जज्बा। बहुत सारे लोग आते हैं 5 दिन तक एक्साइटेड रहते हैं, 5 दिन बाद हाँ, जोश ठंडा हो जाता है। जोश ठंडा हो जाता है। हाँ, तो वैसा इंसान नहीं चाहिए। अगर किसी को काम करना है तो बड़ा करना है, छोटा नहीं करना है। एंड इफ दे वांट टू रीच आउट दे हैव टू जस्ट पिंग मी ऑन माय इंस्टाग्राम और लिंक्डइन, एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं मैक्स टू मैक्स 2 दिन के अंदर मैं रिप्लाई कर देता हूँ। अगर मैं फोन के सामने तुरंत कर देता तो मैं 2-3 दिन के अंदर मैं रिप्लाई मैं कर देता हूँ। So all they need to do is reach out to me on my social media profile and I'm always ready to help each and everyone. राइट। अच्छा, तो आई होप सब लोगों को ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा।
अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसी कन्वर्सेशन फ्यूचर में भी और हो या फिर कोई स्पेसिफिक टॉपिक हो तो प्लीज कमेंट डाउन करना सर, अपने पॉडकास्ट में या फिर मैं अपने पॉडकास्ट में सर को इनवाइट करके उस टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे। सर जाने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट कि आप प्लीज एक लास्ट मैसेज दीजिए हम लोगों को, हम लोग की जो ऑडियंस सुन रही है और जो मतलब व्यूअर्स है उनको, और आपको इस पॉडकास्ट में आके कैसा लगा ये भी प्लीज। मैं सबको यही बोलूंगा लास्ट में, एक ही लाइन बोलूंगा, कोई भी चीज का भक्त बनो, कोई भी चीज का भक्त बनो, लेकिन अंधभक्त मत बनो। साइंस को बिलीव करो, चीजें अपने आप सुधर जाएगा, चीजें अपने आप सुधर जाएगा। और बारी आई मेरे को पॉडकास्ट के बारे में बोलना है, तो यार बहुत ही अच्छा लगा पॉडकास्ट मेरे को। एंड और क्या तारीफ करूं, सीधा बोलना तारीफ कर दो मेरे पॉडकास्ट के बारे में, लाइक शेयर सब्सक्राइब। नहीं, बहुत ही अच्छा लगा। बाय द वे यू आर प्रेजेंटेड, बाय द वे, एंड आई हैव सीन यू इन द पास्ट। आपने बहुत सारे बड़े बड़े पर्सनालिटीज के आपने इंटरव्यू लिए, आपने उनके साथ पॉडकास्ट किया है एट सच अ यंग एज। आई गेस यू आर 18 राइट? यस। नुन्नू नॉट इवन 4, ख्वाब कुतुब मीनार। इसको तो ग्रुप में जरूर डालूंगा। सो नहीं, मेन वीडियो में भी डाल सकता, कोई इशू नहीं है। क्यों, लोगों के पास नुन्नू नहीं होता है क्या? शर्माने वाला क्या बात है? नुन्नू सबके पास होते हैं, सारे लड़कों के पास होते हैं। सो बहुत ही अच्छा लगा पॉडकास्ट में आके, एंड द वे यू आर ग्रोइंग, द वे यू आर नेटवर्किंग विद पीपल, समथिंग दैट इज गोइंग टू टेक यू फार लॉन्ग। एंड आई होप कि बहुत ही जल्द एक ऐसा दिन आ जाए कि प्रियंका चोपड़ा आपके पॉडकास्ट में हो, शाहरुख खान आपके पॉडकास्ट में हो, और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर भी आपके पॉडकास्ट में हो, और आपके पॉडकास्ट ग्रो होते रहे, लोगों तक पहुंचते रहे, आप पॉजिटिव मैसेज पहुंचते रहे। बिकॉज अभी कंटेंट क्रिएटर्स ऐसा हो गया ना कि दे हैव अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द शोल्डर्स टू पास द करेक्ट इंफॉर्मेशन, मैसेज एंड न्यूज टू पीपल एंड नॉट फेक न्यूज। And that is, being a content creator, you have a huge responsibility on your shoulder. I'm pretty much sure, by the way, what you have been doing in the past, you're going to do fantastic in the future. Thank you so much भैया। और मतलब आपने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, बट ठीक है, प्रियंका चोपड़ा मैम। बट ठीक है, लड्डू तो फूट ही रहे मन में, देखिए जो आपने बोला है। अच्छा, एनीवे तेरा मतलब लड्डू फूट रहा है मन में, मतलब अगर सामने अगर प्रियंका लड्डू फूट गया तो बाप कैसे बनेगा फिर? सॉरी, गलत बोल दिया मैंने, प्लीज इसको कट करते हैं। अच्छा, बट ऑन अ सीरियस नोट, ये मैंने पॉडकास्ट, मैं आपको जस्ट एक शॉर्ट में बता देता हूँ, लाइक मैंने क्यों स्टार्ट किया था। मुझे लोगों के साथ बात करने में मजा आती थी, मतलब जो भी आउट ऑफ द बॉक्स कर रहा है, जो भी इस भसड़ भेड़ चाल में नहीं जा रहा है, कुछ अलग कर रहा है, तो उसने कैसे किया, मुझे जानने का बड़ा मतलब एक्साइटमेंट रहती थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पॉडकास्ट, मतलब इस शो के थ्रू, इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं खुद लोगों से इंटरेक्ट करूं और उनकी लाइफ जर्नी के बहाने खुद भी कुछ जानने का मौका मिले। तो बस सर, यही छोटा सा एक फंडा था, इसीलिए पॉडकास्ट स्टार्ट किया था मैंने। मगर मेरा ऐसा कोई गोल नहीं था कि मुझे बड़े बड़े लोगों को रीच आउट करना, ऐसा कुछ भी नहीं था मेरा। मैं तो अपना छोटे मोटे, मतलब जो मेरे सीनियर्स है स्कूल के, उन्हीं के साथ सब कुछ रहता था, बना के। क्या बना के? जॉइंट नहीं, वो पॉडकास्ट भैया, पॉडकास्ट। Alright, so thank you so much for watching this video. Like, comment, share, subscribe, and नीरज दत्ता सर को प्लीज जाके फॉलो करो भैया, नीरज दत्ता भैया को जाके फॉलो करो। इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे पॉपअप हो रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स होंगी, टाइटल में भी नाम होगा, तो जल्दी आके फॉलो करो। एंड टिल देन कीप ट्रेडिंग, कीप टच, नेक्स्ट वन। स्टार्ट कर कैरी मिनाती वाला डायलॉग से। कैरी मिनाती का डायलॉग क्या है, ओपनिंग डायलॉग? तो कैसे हो भोसड़ी वालों? ओके, लेट्स स्टार्ट। अरे गांडू, तू कहाँ का है पांडू? ओ भाई, राम राम राम।